अस्सलाम वालेकुम रीडर्स व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बिना बातें किए मैं डायरेक्ट आज नावल पढ़ने वाली हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप लोग सब अच्छे से होंगे। नावल का नेम है दिलहारी सिरिश नूर। स्टार्ट से हम रीड करना स्टार्ट करते हैं। वाइट शराट फराटे भरती हुई अपनी मंजिल की तरफ रवां थी। वो आज पूरे 2 माह के बाद दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर रहा था। वो कोई आम शख्सियत नहीं थी। इसका ताल्लुक मुल्क के शोबे से था जो 1 घंटे में लोगों की सोच के ज़ाविये बदलते थे। वो किंग मेकर थे जिनके पास ना तो हथियार था ना ही वो किसी मुल्क के सरबराह थे, लेकिन फिर भी सुबह से शाम तक उनकी ही चलती थी। ब्लू थ्री पीस में मलबूस, नज़र का चश्मा लगाए, हल्की हल्की दाढ़ी, साफ और शफाफ रंगत, चेहरे पर हद से ज़्यादा संजीदगी उसकी शख्सियत को एक अलग ही रूप दे रही थी। कुछ अर्सा पहले तक वो इतना संजीदा नहीं था, लेकिन इन 2 माह में उसकी शख्सियत बिल्कुल बदल गई। ये है मुल्क के नामवर एंकर पर्सन शामिर मलिक, जो अपने प्रोग्राम में सियासतदानों की वो छित्रौल करते हैं कि इनके प्रोग्राम में आने से सभी डरते हैं। शामिर ने ऑफिस में दाखिल होने से पहले अपने असिस्टेंट जोया बुखारी को आज के प्रोग्राम की फाइल दी और अपने ऑफिस की तरफ बढ़ गया। वो इस वक्त मुल्क के मशहूर टीवी चैनल दी नेशनल न्यूज़ के साथ मुंसलिक था। इसका प्रोग्राम प्राइम टाइम पर रात 8 बजे बराह रास्त टेलीकास्ट होता था। उसकी रेटिंग बहुत हाई जा रही थी। पिछले 2 माह से उसकी जगह एक और एंकर प्रोग्राम कर रहे थे, जिसकी वजह से प्रोग्राम की रेटिंग नीचे गिर गई थी। लेकिन जब से उसने बताया था कि वो दोबारा ज्वाइन कर रहा है, तब से ही इसे इतना कमर्शलाइज किया गया था कि आज के प्रोग्राम के लिए यूट्यूब पर लोगों के हज़ारों लाइक्स और कमेंट्स आ रहे थे। उसकी इसी पॉपुलैरिटी की वजह से वो जहाँ भी काम करता था अपनी शराइत पर करता। इस चैनल पर काम करते हुए उसे 5 साल हो गए थे। वो अपनी सीट पर बैठा था, तभी उसे इंटरकॉम पर बताया गया कि चैनल के ऑनर फारिस अफीदी मीटिंग रूम में सबको बुला रहे हैं। वो मीटिंग रूम में पहुंचा तो सभी लोग मौजूद थे और उसका ही इंतजार हो रहा था। जो ही वो अपनी सीट पर बैठा, फारिस अफीदी बोलना शुरू किया था। सबसे पहले मैं शामिर आपको वेलकम करता हूँ। शामिर ने एक लफ्ज़ी जवाब में शुक्रिया अदा किया। और अब मैं आप लोगों से तारुफ करवाता हूँ, ये है मेरी बेटी हुज़ैमा अफीदी। ये हाल ही में ऑक्सफोर्ड से मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज़ की डिग्री लेकर आई हैं। आज से ये यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। हज़ीमा को इससे पहले अपने मोबाइल में गुम थी। उसने अब नज़र उठाकर सबको देखा। वो बहुत खूबसूरत थी। हेज़ल आंखों में जहानत की चमक थी। बड़ी बड़ी आंखें, साफ रंगत, पहली नज़र में वो कोई अंग्रेज लगती थी। उसने अपने बाल भी गोल्डन कलर में डाई किए हुए थे। उसके बाल बहुत लंबे थे, जिन्हें उसने कर्ल किए हुए थे। ब्लू जींस के ऊपर रेड कलर की शर्ट पहने, नाक में डायमंड नोज पिन की दिलकशी को बढ़ा रही थी। फारिस अफीदी सबसे पहले इसका तारुफ करवा रहे थे। हुज़ैमा से मिलेगी हमारे चैनल की जान शामिर मलिक। शामिर जो कि अपने मोबाइल में बिजी था, उसने एक पल के लिए अपने सेलफोन से नज़र उठाकर हुज़ैमा को देखकर सर की जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब दिया। फारिस अफीदी सबसे तारुफ करवाने के बाद आज के शामिर के प्रोग्राम के बारे में सबसे डिस्कस करने लगे, जबकि हुज़ैमा की नज़रें बार-बार शामिर की तरफ उठ रही थीं, जिसके प्रोग्राम के बारे में डिस्कस हो रहा था, लेकिन वो अपने मोबाइल में गुम था, जैसे किसी और के बारे में बात हो रही हो। हुज़ैमा को हैरानगी अपने पापा पर हो रही थी, जिनके आगे सब लोग नज़रें झुकाए बैठे थे। वहीं एक वो शख्स जो था, जो मुसलसल अपने मोबाइल में बिज़ी था और लग रहा था यहाँ मौजूद ही ना हो, लेकिन फिर भी जिस तरह से इसका तारुफ करवाया गया था, वो जान गई थी कि वो क्या हैसियत रखता है। शामिर, तुम्हारा आज का टॉपिक क्या है? फारिस अफीदी ने इससे पूछा। अब की बार उसने अपना मोबाइल अपने सामने रखते हुए बोलना शुरू किया। आज के प्रोग्राम में सेंट इलेक्शन पर बात होगी और गेस्ट कौन है जिन्हें तुमने इनवाइट किया है। वो कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लीडरों के नाम लेने लगा। साथ ही उसने मोबाइल फिर से उठा लिया था। हुज़ैमा के मोबाइल पर किसी की कॉल आ रही थी, इसलिए वो वहां से उठ गई और शामिर के पास से गुजरते हुए उसने उसकी तरफ नजर की तो हैरान रह गई। वो अपने मोबाइल पर किसी लड़की की तस्वीर पर जूम अप करके देख रहा था। वो देख रही थी सब लोग उसके प्रोग्राम को लेकर बहुत एक्साइटेड थे। वो भी कंट्रोल रूम में जाकर बैठ गई। उसने प्रोग्राम का आगाज़ इतने पूरे तमा तरीके से किया और वो जिस टॉपिक पर बात कर रहा था, उस पर उसकी मालूमात उसने अपने सामने बैठे मेहमानों को चारों शाने चित कर दिया था। 1 घंटे के प्रोग्राम में उसने इसके मुकाबले बैठे लोगों की पेशानी पर आए एसी ठंडे एसी ठंडक के बावजूद पसीना आते देखा। प्रोग्राम के इख्तिताम के बाद सब लोग उसे मुबारकबाद दे रहे थे और हुज़ैमा अफीदी ने आगे बढ़कर यूट्यूब पर व्यूज़ देखे तो हैरान रह गए। पिछले गुजरे 1 घंटे में 1 लाख लाइक्स और 50,000 कमेंट्स थे और हर मिनट के साथ वो बढ़ रहे थे और एसी की ठंडक में भी उसे घबराहट होने लगी। सुबह उसे लगा कि वो सिर्फ इस शख्स से इम्प्रेस हो रही है, लेकिन अब उसे लग रहा था कि कुछ गलत हो रहा है। एक दिन में अगर वो इस शख्स से इस कदर इम्प्रेस हो गई है, तो आगे इसका क्या हाल होगा। वो अब समझी कि सब लोग उससे इस कदर मुतासिर क्यों थे। वो कंट्रोल रूम से बाहर निकली तो वो सामने ही खड़ा था, अपने असिस्टेंट से कुछ डिस्कस कर रहा था। वो अपने रूम की तरफ जाते हुए उसके करीब रुकी। मुबारक हो मिस्टर शामिर। उसने अब्र उठाकर उसे देखा। किस बात के लिए? वो गड़बड़ा गई। जी, आपके प्रोग्राम के लिए। वो फिर से अपने काम की तरफ मुतवज्जा हो गया। हुज़ैमा को उस पर गुस्सा आ गया था। अगर उसके बस में होता
तो वो उसे बेफारिग कर देती, लेकिन ऐसा वो कर नहीं सकती थी। लेकिन इसने सोच लिया था कि अब वो उसे मुखातिब नहीं करेगी। हुज़ैमा फ़ारिस अफ़ींदी के साथ घर के लिए निकली। तभी वो भी अपने रूम से निकला। फ़ारिस अफ़ींदी से बातों में मशगूल हो गए। हुज़ैमा को खौफ ने आन घेरा। बाबा, मैं चलती हूँ, आप आ जाइएगा। ठीक है बेटा, अब चलो, मैं भी आता हूँ। हुज़ैमा कचरती नज़र शामिर पर डालकर वहाँ से निकल गई। उसे गाड़ी में बैठे काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन फ़ारिस अफ़ींदी नहीं आए। आखिर वो गाड़ी से बाहर निकल आई। उसके मोबाइल पर उसकी बेहतरीन दोस्त परी की कॉल आ गई थी। वो उसके साथ बातों में मसरूफ़ हो गई। इससे बातें करते हुए उसने देखा फ़ारिस और फिंदे शामी दोनों चले आ रहे थे। वो अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया था, जबकि फ़ारिस और ज़ेमा की तरफ आकर वो जानते थे कि वो उससे सख्त नाराज़ होगी। शामी ने गाड़ी मोड़ते हुए ज़ेमा की तरफ देखा, जो उसे कड़े तेवरों से घूर रही थी। फ़ारिस और फिंदे इसके सर पर बोसा दे रहे थे और उसे मनाकर गाड़ी में बिठा रहे थे। शामी को किसी की याद आई। उसने सर झटका गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो घर पहुंचा तो रात के 8 बज रहे थे। उसने फ्लैट का दरवाज़ा खोला तो अंदर कमरे से अरशमान के रोने की आवाज़ आने लगी। वो लाउंज में सोफे पर बैठकर जूते उतारने लगा। वो थोड़ी देर अरशमान की रोने की आवाज़ सुनता रहा, फिर उठकर कमरे में आ गया। उसने उसे उठाया तो बच्चा भी उसकी बाहों में आकर खामोश हो गया। तभी वॉशरूम के दरवाजे से मुलाजमा बाहर निकली। सामने शामिर को देखकर वो घबरा गई। वो सामने वजू करने गई थी। शामिर ने उसे घूरा। उसे चुप करवा के जाती ना, आप जाओ, उसके लिए फीडर लेकर आओ। फिर अरशमान को उठाए माँ के कमरे में आया। उनके आगे सर रखा तो उन्होंने शफकत से उसके सर पर हाथ रख दिया। बेटा, वो सकीना कहाँ है? उन्होंने मुलाजमा के बारे में पूछा। बच्चा कब से रो रहा है? मैंने आवाज़ें भी दी, लेकिन वो पता नहीं कहाँ थी। अम्मा, वो वॉशरूम में थी। तभी मुलाजमा फीडर लेकर आके वो जाने लगी तो शामिर उसे बैठने के लिए बोला। देखिए सकीना आपा, अगर आप घर का काम और बच्चों को नहीं संभाल सकती तो आप गाँव से अपनी बेटी को भी बुलवा लें, लेकिन आज के बाद बच्चे से लापरवाही नहीं बरतिएगा। वो सर हिलाती हुई बाहर निकल गई। अरशमान फीडर पीते हुए उसकी बाहों में सो गया था। वो उसे लेकर अपने कमरे में आ गया। उसे बेड पर डालकर उस पर कंफर्टर डालकर वो खड़ा हुआ तो उसकी नज़र अपने बेड के ऊपर दीवार पर इनलार्ज तस्वीर को देखने लगा। तस्वीर को देखते हुए उसकी बाएं आंख से एक आंसू निकला और उसकी दाढ़ी में गुम हो गया। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर मुलाजिम अंदर आई। साहब, बड़ी बेगम साहिबा कहने पर आपका इंतजार कर रही हैं। शामिर मलिक मुल, अ, मल, मुल्क के नामवर सहाफ़ी मलिक फ़िरदौस और ज़किया बेगम का इकलौता सफ़र था। गाँव में उनकी बहुत सी ज़मीनें थीं, लेकिन शामिर को गाँव में दिलचस्पी नहीं थी। उसे पढ़ने का बहुत शौक था, इसलिए वो शहर चला आया। उसकी पढ़ाई के दौरान ही उसे एक्सीडेंट में उसके वालिद का इंतकाल हो गया और वालिदा ज़किया बेगम माज़ूर हो गईं। तो उन्होंने अपने साथ शहर ही ले आया और एक कल वक्ती मुलाजमा भी रख ली। 3-4 सालों में उसने अपना एक अलग मकाम बना लिया था और फिर से उसे गाँव की याद सताई। गाँव में उसकी बचपन की मंगती है, अपने नाम की तरह हयादार, मैट्रिक पास सुलझी हुई, उसकी सगी फूफो की बेटी थी। उन लोगों ने तो सोचा था कि शामिर अब अफसर बन गया है, वो खान की बेटी से शादी करेगा, लेकिन उनकी हैरत की इंतहा न रही जब शामिर अपनी वालदा को लेकर उनके घर गया और ज़किया बेगम ने बहुत चाह से हया को अपने शामिर की दुल्हन बनाकर शहर ले आई। हया की शामिर की ज़िंदगी में आई, उसे लगा कि वो दुनिया का अमीर तरीन आदमी है। वो कम पढ़ी लिखी थी, उसे शहर में रहने वाले लोगों के बहुत से तौर तरीके नहीं आते थे, लेकिन वो शामिर की पसंद थी। उसने शामिर को और उसके घर को मुकम्मल कर दिया। शामिर को मम्मा की भी फिक्र नहीं रही थी। अब वो घर में अकेली नहीं थी। शादी के चौथे माह डॉक्टर ने उन्हें खुशखबरी सुनाई कि वो माँ बनने वाली है। वो बहुत खुश थे और शामिर उसकी खुशी में खुश। उसकी कॉलेज लाइफ में बहुत सी खूबसूरत लड़कियां उसकी ज़िंदगी में आईं। बहुत सारी लड़कियां खुद उसकी तरफ पेशकदमी की, लेकिन शामिर ने कभी किसी लड़की को लिफ्ट नहीं करवाई। उसका रिजर्व सा रवैया देखकर लड़कियां खुद ही पीछे हट जाती थीं। जो दिन गुजर रहे थे, हया की तबीयत खराब रहने लगी। डॉक्टर्स कहते थे कि वो बहुत कमज़ोर है और उसे खून की कमी है। शामिर उसका हर तरह से ख्याल रखता था। उसने ऑफिस आना भी कम कर दिया। वो सिर्फ शाम को 2 घंटे के लिए जाता था। आज भी वो प्रोग्राम खत्म करके घर के लिए निकल रहा था, तभी ज़किया बेगम की कॉल आई कि हया की तबीयत खराब है, तुम जल्दी से घर आ जाओ। वो आंधी तूफान की तरह घर पहुंचा। हया की हालत देख उसके हाथ पांव फूल गए। वो दर्द की शिद्दत से तड़प रही थी। उसने उसे बाहों में उठाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल पहुंचाया। 3 घंटे लेबर रूम में रहने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन माँ और बच्चे को कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप यहाँ लिख कर दें। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हॉस्पिटल उसका जिम्मेदार नहीं होगा। शामिर ने दस्तखत किया और बोला, डॉक्टर प्लीज़ मेरी मिसेस को बचा लें। डॉक्टर ने उसे हौसला दिया और ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गई। 1 घंटे के बाद एक सेहतमंद बच्चा कमर में लिपटा हुआ डॉक्टर ने लाकर शामिर की गोद में दिया। मिस्टर शामिर अल्लाह को ऐसे ही मंजूर था, माँ को नहीं बचा सके। शामिर को कुछ होश नहीं था कि वो कैसे घर पहुंचा और कब तदफीन हुई। 1 हफ्ता गांव में रहने के बाद वो वापस शहर आ गया। 2 माह तो वो घर पर ही रहा था। उसे कुछ भी करने का दिल नहीं करता। फिर 2 माह के बाद गांव से फूफो आए शमान से मिले तो उन्होंने शामिर को समझाया, मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता, तुम्हें जीना है, तुम्हारी माँ है, बेटा है। मुझे देखो, मैं माँ होकर भी अल्लाह की दी हुई आजमाइश समझ कर सब्र कर चुकी हूँ। उनकी बातों का ही असर था कि पूरे 2 माह के बाद शामिर ने दोबारा से ऑफिस ज्वाइन किया। फ़ारिस अफ़ींदी अपनी बेगम ज़ाहरा अफ़नीदी के साथ बैठे नाश्ता कर रहे थे, तभी उनकी लाडली बेटी उज़ीमा वहाँ आई।
ब्लू जीन्स पर ब्लू कलर की ही शर्ट पहने, बालों को ढीला सा चूड़ा बनाए ऑफिस आने के लिए तैयार थी। पापा चले? नहीं बाबा की जान, आप जाओ, मैं बाद में आऊंगा। ओके, अल्लाह हाफिज। उसने आकर जाहिरा बेगम के गाल पर एक बोसा दिया और अपना बैग लिए निकल गई। ऑफिस के मरकजी दरवाजे से अंदर दाखिल होती हुई बस एक पल के लिए उसने दरवाजे पर खड़े सिक्योरिटी गार्ड को सलाम किया और उनकी तरफ देखते हुए दरवाजा धकेला और ठीक इसी वक्त शामिर भी बाहर आ रहा था। उसेमा ने जो ही आगे मुड़ी, इसका सर जाकर शामिर के चौड़े सीने से जा टकराया। एक सिरहत उसे भी पहले शामिर ने हरजमा का सर पीछे किया और गुस्से में धाड़ धाड़ा। हेलो मैडम, होश में रहकर चलें। जी मैं होश में ही हूँ, अलबत्ता आप लगता है सुबह सुबह हुई घोड़े पर सवार हैं, हवाई घोड़े पर सवार हैं। शामी ने हुजैमा के चेहरे पर एक गैर बरसाती नजर डाली और बाहर निकल गया। हुजैमा सारा दिन बहुत बिजी रही। उसने तमाम प्रोग्रामों का जायजा लिया और सबके साथ मीटिंग कर उनकी फॉर्मेट्स में थोड़ी बहुत तब्दीली करके माँ सिवा शामी के प्रोग्राम के वो अपना सामान समेट रही थी। तभी शामी किसी आंधी तूफान की तरह हुजैमा के रूम में दाखिल हुआ और उसके आगे एक फाइल फेंकी। मिस, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे शामिर मलिक को डिक्टेशन दें? वो बहुत गुस्से में था। हुज़ैमा ने भी उस पर एक सख्त नज़र डाली। वो फाइल उठा ली। उसने फाइल पर एक नज़र दौड़ाई और शामी की तरफ सवाली नज़रों से देखा। क्या है ये? ये मैं आपसे पूछने आया हूँ। ये क्या है? क्या है ये? देखिए मिस्टर, ये मैंने आपको नहीं भेजी। वैसे भी मेरी उर्दू की लिखाई इतनी अच्छी नहीं है। शामी ने उसे मशकूक नज़रों से देखा और हुज़ैमा के हाथ से फाइल लेकर बाहर निकल गया। पीछे जमक सर था भरकर अपनी सीट पर गिर गए। वो अपने दिल से परेशान हो गई थी, जो सुबह उसकी आंख खुलने से लेकर रात सोने तक बस हुमक हुमक कर एक ही बात कहता कि उसे शामिर मलिक चाहिए और वो रोज उसको थपक थपक कर सुला रही थी। लेकिन वो नहीं जानती थी कि उसके इस शख्स के पीछे और कितना उसे ख्वार करेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप रहीम बाबा? मैं ठीक हूँ बेटा, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बेटा आज आप लेट हो गए हैं। जी वो बस वैसे ही शामिर को समझ नहीं आई कि क्या जवाब दूँ। वो आगे बढ़ गया अपने ऑफिस में। आकर वो भी सुलझा उलझा सा बैठा रहा। मामा की रोज एक ही तकरार से वो तंग आ गया था। देखो शामिर, बच्चे के लिए ही सही, लेकिन शादी कर लो। तुम कब तक मुलाजमों के सर बच्चे को छोड़ोगे? अम्मा मुझसे इस बारे में दोबारा मत कहिएगा। मैंने शादी नहीं करनी। मेरी शादी एक बार हो चुकी है और अब बस मेरी जिंदगी में अब शादी कहीं नहीं है। तभी दरवाजे पर दस्तक देकर वसीम अंदर दाखिल हुए। शामिर अपने ख्यालों से बाहर आया। उसे इस वक्त उसका आना बहुत बुरा लगा। जी फरमाइए मैडम, कैसे आना हुआ? जी मिस्टर शामिर, आज आप पापा ऑफिस नहीं आए हैं। ये उन्होंने आपके लिए एक फ़ाइल भेजी है। हुज़ैमा ने एक फ़ाइल शामिर की तरफ बढ़ाते हुए कहा। आप ही किसी और के हाथ भी मेरे रूम में भिजवा सकती थी। शामिर ने कड़े तेवरों से घूरते हुए कहा। हुज़ैमा का चेहरा जिल्लत के एहसास से सुर्ख पड़ गया। वो अपनी जगह से आगे बढ़ी, अपने दोनों हाथ टेबल पर रखकर शामिर की तरफ झुककर बोली, मिस्टर शामिर, आप बहुत खुद पसंद और घमंड इंसान हैं। ये कहकर वो कमरे से निकल गई। बाहर निकलते हुए उसने दरवाज़ा इतनी ज़ोर से बंद किया कि सब लोग खामोश होकर हुज़ैमा को देखने लगे, जो बहुत गुस्से में अपने रूम की तरफ बढ़ गई। हुज़ैमा का दिल कर रहा था कि वो सब कुछ तहस-नहस कर दे, लेकिन वो अपना तमाशा नहीं बनवाना चाहती थी, इसलिए कमरे में मुठ्ठियां भींची यहाँ से वहां चक्कर लगा रही थी। फारिस अफीदी ने हुज़ैमा की पाकिस्तान आमद और उसके चैनल ज्वाइन करने की खुशी में अपने घर एक पार्टी रखी थी। पार्टी घर के लॉन में रखी गई थी। पूरा फिंदी हाउस इस वक्त रोशनी से जगमगा रहा था। सिक्योरिटी का भी सख्त इंतजाम किया गया था। मुल्क के नामवर सहाफ़ी अपनी बेगमात के हमरा मधु थे। सारे मेहमान आ गए थे, लेकिन जिसके लिए पार्टी रखी गई थी वो कहीं नहीं थी। बेहंगम सा लाइव म्यूजिक चल रहा था। फरमाइशी गाना था जो कि अक्सर लोगों को पसंद नहीं आ रहा था। ज़ाहिरा अफीदी और फारिस अफीदी एक एक मेहमान के पास जा रहे थे। तभी गेट से अंदर शामिर दाखिल हुआ और फारिस अफीदी जल्दी से उसकी तरफ बढ़े। वो उसे बहुत गर्मजोशी से मिले। बहुत खुशी हुई शामिर, तुम्हारे शामिर ने आने से इनकार कर दिया, लेकिन फारिस अफीदी के मजबूर करने पर वो चला आया। तभी एक साइड पर बैठे फनकार ने नया गाना शुरू किया। सात समंदर पार गई मैं, खुद की नहीं रही मैं। तभी एक साइड से सी ग्रीन कलर की साड़ी में मलबूस हुसीमा आती दिखाई दी। उसकी पहली नज़र शामिर पर पड़ी। शामिर भी उसे ही देख रहा था। हुसीमा के देखने पर उसने नजरें फेर लीं। वो आज की पार्टी की जान थी, हर नजर आकर उस पर ही रुक रही थी। वो अपनी शानदार मुस्कुराहट से हर किसी को अपने शहर में जकड़ रही थी। हुज़ैमा की ड्रेसिंग देखकर शामिर को वो और भी बुरी लगी, जिसके ब्लाउज से उसकी कमर और पेट नुमाया नजर आ रहा था। स्लीवलेस बाजू से उसके सफ़ेद बाजू नुमाया हो रहे थे। शामिर एक साइड पर जाकर बैठ गया, जहाँ से वो किसी को नजर नहीं आ रहा था। हुज़ैमा को देखकर शामिर की रग-रग में उसके लिए नफरत बढ़ रही थी। उसे खुद भी समझ नहीं आ रही थी कि वो उसे क्यों इतनी बुरी लग रही थी। हुज़ैमा की नजरें ना चाहते हुए भी उसे ही ढूंढ रही थी। फिर वो उसे एक कोने में बैठा नजर आ ही गया। खाने का दौर चला तो हुज़ैमा फारिस अफीदी के पास आई। पापा, आप वो चहीता एंकर कोने में बैठा है, उसे भी खाने के लिए ले आए। वो हुज़ैमा की बात पर खुलकर हंसे। मेरे चहीते, और शामिर की तरफ चले गए। खाने के बाद फारिस अफीदी, शामिर और कुछ नामवर सहाफ़ी अपनी बातों में मगन थे। तभी वहाँ हुज़ैमा चली आई। हाँ हुज़ैमा, तुम भी अपनी राय दो मौजूदा हुकूमत के बारे में, उसकी कारकर्दगी के बारे में। सर, आप सब लोगों की मौजूदगी में क्या कहूँ, बस इतना कहूँगी कि इस हुकूमत को भी वक्त दें, जिससे इससे पहले की पार्टीज को हम 30-30 साल देख चुके हैं। जो काम वो लोग 30 साल में नहीं कर सके, वो काम हम चाहते हैं कि हुकूमत कुछ दिनों में कर ले। और इतने दिनों में शामिर को उसकी ये वाहिद बात थी जो अच्छी लगी थी।
आज उसीमा को एक नामवर टीवी चैनल के प्रोग्राम में एक एक्सपर्ट के तौर पर बुलवाया गया था। उसीमा के साथ कुछ हुकूमती और कुछ अपोजिशन के लोग भी मौजूद थे। ये अपनी तर्ज का एक यूनिक प्रोग्राम था जिसमें बजाय एंकर के तनों तेज सवालात की जगह नाज़रीन को बुलवाया गया था ताकि लोग अपने नुमाइंदों से आमने सामने बात कर सकें। हुज़ैमा प्रोग्राम शुरू होने से कुछ 10 मिनट पहले पहुंची थी। प्रोग्राम की डायरेक्टर हानिया मीर हुज़ैमा की बहुत अच्छी दोस्त थी। वेलकम हुज़ैमा। थैंक यू। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। तुम अकेली आए हो? क्यों, किसी और को भी आना था? क्यों, तुम्हें नहीं पता आप लोगों के चैनल से शामिर सर भी आ रहे हैं ना? वेल, मैं तो घर से आई हूँ तो वो आ रहे होंगे। थोड़ी देर के बाद ही शामिर भी वहाँ चला आया। वो शायद जानता था कि वो यहाँ आने वाली है। हुज़ैमा उसे देखकर अपनी दूसरी तरफ मौजूद शख्सियत के साथ बातों में मसरूफ हो गई। शामिर उसकी बराबर वाली सीट पर बैठ गया। एंकर मसूद अहमद प्रोग्राम का आगाज किया तो हुज़ैमा सामने की तरफ देखने लगी। उसने इधर उधर नजर घुमाते हुए गहरे इरादी तौर पर शामिर को देखा। वो भी उसे ही देख रहा था। इससे पहले हुज़ैमा अपनी नजरों का जाविया बदलती शामिर ने सर की जुम्बी से हुज़ैमा को सलाम किया। हुज़ैमा ने भी उसी के अंदाज में जवाब दिया और सामने देखने लग गई। प्रोग्राम के दौरान अपोजिशन पार्टी के समी खान किसी बात पर उलझ कर हुज़ैमा को बुरा भला कहने लगे। देखिए मोहतरमा, आपको भी पाकिस्तान आए हुए अभी जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए। आप क्या जानती हैं पाकिस्तान में पिछले 3 साल से क्या हो रहा है? उनकी बात का जवाब देने के लिए हुज़ैमा ने मुंह खोला ही था, इससे पहले ही शामिर बोल पड़ा। देखिए सर, बेशक हम लोग पाकिस्तान से दूर हों लेकिन हम यहाँ के बारे में तमाम मालूमात रखते हैं। और ये कौन सा कोई चांद पर गई थी जहाँ पर दुनिया के बारे में न्यूज़ नहीं पहुँचा रही थी। 2 घंटे के प्रोग्राम में खूब गर्मा गर्मी हुई थी। हर प्रोग्राम के हर प्रोग्राम हर प्रोग्राम के बाद शामिर वहाँ से निकल गया था। जबकि ज़ैमर ड्राइवर का इंतजार करने लगी। तभी उसने शामिर को दोबारा अंदर आते देखा। हुज़ैमा आप आइए, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। मैंने सर से कहा था कि मैं आपको ड्रॉप कर दूंगा। नहीं, आपको तकलीफ होगी। मैं पापा को कॉल करूंगी, वो ड्राइवर को भेज देंगे। नहीं तकलीफ कैसे, आप आ जाएं। हुज़ैमा को अपना बैग उठाते देखकर वो भी आगे चल दिया। साथ देखो, मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरी डाइजेस्ट मुझे जल्दी से वापस करो। अच्छा डाइजेस्ट चाहिए? रोहिना ने जोरों शोर से सर इस बात में हिलाया। ओके, अगर डाइजेस्ट चाहिए तो पहले मुझे पकौड़े बना कर दो। मरती क्या ना करती कि मुसादिक रोहिना चुपचाप सैन के कोने में बने छोटी सी किचन की तरफ चल दी, क्योंकि अगर दाई राबिया को रोहिना के डाइजेस्ट पढ़ने का पता चल जाता तो उसकी खैर नहीं थी। रोहिना ने प्राइवेट बीए किया हुआ था। वो अपने गांव में मौजूद वाहिद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी। इसी स्कूल में उसकी दोस्त समीरा थी जिसका भाई शहर में पढ़ता था। वो शहर से इसके लिए किताबें और डाइजेस्ट लाता था और रोहिना उससे वो लेकर पढ़ती। रोहिना की माँ उसी के पैदा होते ही इस दुनिया से चल दी। बाप तो था ही नहीं, बाप तो था ही नशा ही। कभी गाँव के किस कोने में पड़ा होता, कभी कहाँ। रोहिना को उसकी ताई नहीं पाला था। ताई राबिया और ताया हमीद का अपना ही बेटा साथ था। ताया की अपनी परचून की दुकान थी जिससे अच्छा मुनाफा हासिल होता था। इस तरह उनका गुजर बसर अच्छा था। साथ शहर में पढ़ता था वो। पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो जर्नलिज्म मास्टर्स कर रहा था। इन दोनों के कोई सगा भाई बहन नहीं था, इसलिए वो दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते। साथ बिल्कुल बड़े भाइयों की तरह पेश आता था। रोहिना से ताई का रवैया भी बात ठीक था, बस ठीक था। वो उसे कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन रोहिना के बाप को घर के अंदर दाखिल नहीं होने देती थी। रोहिना पहले पहले अपने बाप को ताई से छुपाकर रोटी दे देती थी और फिर उसने साथ से बात की तो वो उन्हें अपने साथ शहर ले गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया। साथ ही उसे बताया था कि वो अस्पताल वालों को हर माह अच्छे खासे पैसे देता है। वो आज बहुत दिनों के बाद समीरा से मिलने आई थी। तुम्हें पता है, साथ बता रहा था अब्बा को वहाँ बहुत अच्छा खाना भी देते हैं। चलो अच्छा है, तुम्हारी फिक्रें तो खत्म हुई। हुज़ैमा घर पहुंची तो उसके लिए सरप्राइज था। सामने उसका भाई सिकंदर था। वो दोनों पूरे 6 साल के बाद मिल रहे थे। भैया कहकर हुज़ैमा सिकंदर के गले लगे। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो शायद अब भी ना आता अगर हुज़ैमा अगर उसे अपनी कसम न देती तो। सिकंदर ऑक्सफोर्ड का पड़ा था। आज से 7 साल पहले जब वो लंदन से लौटा तो फारिस अफीदी ने उसके आने की खुशी में बहुत बड़ी पार्टी रखी। इसी पार्टी में सिकंदर को गौर सफनिंदी के बिजनेस सिफियान खानजादा की हसीन और जमील बेटी रूहा पसंद आ गई। जब सिकंदर ने बाप से पसंदगी का इजहार किया तो उन्होंने कहा कि वह ऐसा सोचें भी मत, वो इस लड़की को अपनी बहू कभी नहीं बनाएंगे। भैया आप जानते हैं आपकी वजह से मम्मा दिन रात रोती रही हैं। भैया आपने मम्मा के साथ अच्छा नहीं किया। आपकी खिलाफत बाबा के साथ थी तो आपने उसकी सजा मम्मा को क्यों दी? फारिस इस वक्त गोद में लैपटॉप रखे दोनों टांगे सामने टेबल पर रखे अपने काम में मसरूफ था। उसीमा में खुद को सजा दे रहा था। माँ बाप की नाफरमानी की सजा में बाबा का कहा नहीं माना तो अल्लाह ने मुझे उसकी सजा भी दी। जिस लड़की के लिए मैंने बाबा की नाफरमानी की वो लड़की मुझसे मेरे स्टेटस की वजह से प्यार करती थी। तभी मेन गेट से अंदर फारिस अफीदी दाखिल हुए। सिकंदर और उज़ैमा उन्हें देखकर खड़े हो गए। फारिस अफीदी जल्दी से आगे बढ़े आकर सिकंदर के सामने खड़े हो गए। कैसे हो सिकंदर? आज मेरे इस घर में आना कैसा हुआ जिससे तुम एक लड़की के लिए धिक्कार कर चले गए? पापा प्लीज। उज़ैमा ने आगे बढ़कर फारिस अफीदी को रोकना चाहा लेकिन सिकंदर ने उसे रोक दिया। कितने दिन के लिए आए हो? मेहमान की तरह आए हो तो मेहमान की तरह ही वापस भी चले जाना। जो बेटे जवानी की जोश में माँ बाप को इंतजार की सूली पर लिटका कर चले जाते हैं ना, ऐसे बेटों से ना होना बेहतर है। सिकंदर इस वक्त तैयार था। वो आज वापसी अमेरिका जा रहा था। इसका ख्याल था फारिस अफीदी से माफ कर देंगे लेकिन वो गलत था। वो उनका जो दिल दुखा चुका
इसके बाद शायद इतनी जल्दी उसे माफ़ी नहीं मिलनी थी। हुज़ैमा भागती हुई स्टडी में आई जहाँ उसे कंधे अपनी दी बैठे बजाय मुताले में मसरूफ़ थे, लेकिन दरहकीकत उनकी सारी तवज्जो पार हो रही गुफ्तगू पर थी, जहाँ ज़ाहरा बेटी के लिए रो रही थी और वो उनके कदमों में बैठा उन्हें अपने वापस आने की यकीन दहानी करवा रहा था। पापा प्लीज़ भैया को रोक लें, हुज़ैमा ने रोते हुए फ़ारिस अफ़ींदी के घुटनों पर हाथ रखते कहा। नहीं हुज़ैमा, इसे जाने दो, मैं इसे माफ़ नहीं कर सकता। इसकी वजह से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी है। मैं नहीं चाहता मैं दोबारा से इसकी कंडीशन से गुजरूं। बाबा प्लीज़, आपको मेरी कसम। और ज़ैमा फ़ारिस अफ़ींदी ने हैरानगी से ज़ैमा को देखा। बाबा प्लीज़, फिर तो मेरी बात मानोगी। मैं आपकी बहुत सारी बातें मानूंगी, नहीं सिर्फ एक। ओके, बोलें कौन सी? अभी नहीं, वक्त आने पर बताऊंगा। ओके, फिर चलें बाहर, भैया को रोक लें। फ़ारिस अफ़ींदी और शामिर मलिक सामने आमने सामने बैठे थे। फ़ारिस अफ़ींदी की बात सुनकर शामिर मलिक खून खींचे बैठा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या है क्या। सर ठीक है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं एक बेटे का बाप हूँ। मैं तुम्हारे बारे में सब जानता हूँ, ठीक है फिर, लेकिन ये सब बिल्कुल सादगी के साथ होगा और हमारे सर्कल आपके और माबेन इस रिश्ते के बारे में किसी को भी फिलहाल नहीं पता चलना चाहिए। ठीक है, मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं, जिससे आप चाहें। सर, आपकी बेटी को वही ज़िंदगी गुजारनी होगी जो मैं अफोर्ड कर सकता हूँ, ऐसा ही होगा। दुल्हन बनी बैठी उस इमाम मौलवी साहब के मुंह से निकलने वाले नाम पर शशर थी। उसे तो फ़ारिस अफ़ींदी ने सिर्फ ये कहा था कि वो उनकी पसंद की ये लड़के इससे शादी करेगी, लेकिन उनकी पसंद ये थी। मुज़म्मिल फ़ारिस साहब को शामिर मलिक से निकाह बॉज़ महर सिका राइजुल वक्त 20 लाख रुपए कबूल है। मौलवी साहब ने अपने अल्फाज दोहराए। हुसैमा ने अपने दाएं तरफ बैठी माँ की तरफ देखा और अपना सर झुका दिया। शामिर की तरफ से उसकी अम्मा, पप्पा पप्पा और कुछ दोस्त शामिल हुए थे। फ़ारिस अफ़ींदी ने भी अपने कुछ करीबी दोस्तों को बुलवाया। हुसैमा सिकंदर, तुम अब फ़ारिस सिकंदर की बेटी नहीं, बल्कि शामिर मलिक की बीवी हो। तुम्हें अपना लाइफ स्टाइल बदलना पड़ेगा और तुम अब वो करोगी जो मैं चाहूँगा। ये कहकर वो मगरू शख्स अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया और दुल्हन के रूप में सजी सवरी बैठी हुज़ैमा सोच रही थी उसके बाबा ने क्या देखकर इस शख्स के लिए पल्ले बांध दिया। वो अपनी सोचों में गुम थी, तभी जोर से वॉशरूम का दरवाजा बंद हुआ था और शामिर बाहर आया। उसने हुज़ैमा की इस रूप से उलझन हो रही थी। वो बेचैन हो रहा था, कहीं उस लड़की की इस रूप से हार ना जाए। वो उससे नफरत का दावेदार था, लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि इसे इस लड़की से कितना इश्क होने वाला था। शामिर ने दोनों मुठियां भींचे और आवाज में नागवारी समझ बोला, अब जल्दी से बेड खाली करो, मुझे नींद आ रही है। हुज़ैमा ने शख्स की तरफ सर उठाकर देखा और आहिस्ता से बेड से उठ गई, लेकिन जल्दी से उसका पाँव लहंगे में अटकने की वजह से आगे को गिरी थी और बिल्कुल गैर-इरादी तौर पर शामिर ने उसे थाम लिया। शामिर की हाथ हुज़ैमा की कमर पर, जब बल्कि दूसरे हाथ से उसने उसके कंधे से पकड़ रखा। हुज़ैमा ने डर की वजह से आंखें बंद कर ली थीं। शामिर की नज़र उसकी बंद आंखों से होती हुई उसके गरजते चेहरे पर थी। वो उसकी तरफ झुका, लेकिन इससे पहले हुज़ैमा ने आंखें खोल दी, जिनमें हैरत ही हैरत थी। हुज़ैमा की खुली आंखें देख शामिर ने उसे झटके से अपने से दूर किया और आगे बढ़कर सर तक कंबल तान कर सो गया। लाइट बंद कर देना प्लीज़। शामिर की इस बात पर हुज़ैमा ने उसकी तरफ मुड़कर देखा, लेकिन वो कंबल वापस मुंह पर रख चुका। रिपीट एपिसोड रिपीट एपिसोड थी। अच्छा, हुज़ैमा ड्रेसिंग रूम से बाहर आई तो लाइट ऑफ थी। बाहर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हुज़ैमा ने एक नज़र बेड पर सोए बेगम से शामिर पर डाली और सामने पड़े सोफे पर पाँव पसार कर बैठ गई। इसका रोने धोने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वो कोई आम लड़की तो नहीं थी जो अपनी शादी की पहली रात अपने शौक की ठुकराए जाने का गम मनाए। वो तो सोच रही थी कि वो सुबह सवेरे शामिर से पहले ऑफिस के लिए निकल जाएगी। ये कुछ सोचते हुए न जाने कब उसकी आंख लग गई। उसकी आंख खिड़की से खुली तो उसने देखा शामिर वजू करके वॉशरूम के दरवाजे से निकल रहा था। वो हुज़ैमा पर एक नज़र डालकर नमाज पढ़ने के लिए निकल गया। हुज़ैमा ने वक्त देखा तो 4 बज रहे थे। वो भी उठी और जायनमाज़ बिछाकर नमाज के लिए खड़ी हो गई। नमाज पढ़कर काफ़ी देर वो खाली दिमाग के साथ बैठी रही। कुछ देर के बाद उसने दुआ के लिए हाथ उठाए। ए मेरे रब, ए सारी कायनात के मालिक, दिन को रात में, रात को दिन में बदलने वाले, जिंदगी और मौत के मालिक, हर शरीर पर इनको अपनी कुदरत का मिला से रिज़्क अता करने वाले, ए मेरे रब, मैं तेरी गुनहगार बंदी हूँ, मुझे माफ़ फरमा दे। ए मेरे रब, मैं तेरी अदना सी बंदी हूँ, मुझे सीधे रास्ते पर चलने वालों में शामिल कर दे। तो अपने बंदों पर उनकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता है। मेरे रब, मेरे लिए बेहतर फैसला फरमा। जो तेरी चाहत है वही मेरी चाहत है, मुझे माफ़ फरमा। वो बेरब्त अल्फाज अदा कर रही थी। उसने दुआ खत्म करके जायनमाज़ उठाई तो उसे देखा सामने शामिर बैठा गहरी नजरों से उसे देख रहा था। हुज़ैमा नजरें झुकाए कमरे से निकल के, लेकिन बाहर आकर उसे समझ नहीं आया कि कहाँ जाए। वो वहीं पर खड़ी अपने आसपास का जायजा लेने लगी। तभी उसे अपने पीछे खटकी की आवाज़ आई। वो बिन देखी समझ गई कौन होगा। मेरे साथ आओ, ये कहकर वो आगे बढ़ गया। हुज़ैमा उसकी तकलीफ में आगे बढ़ गई। किचन में दाखिल होकर शामिर ने डाइनिंग की चेयर खिसकाकर आगे करके हुज़ैमा को बैठने का कहा और खुद कॉफ़ी मेकर में कॉफ़ी बनाने लगा। हुज़ैमा उसे देखती रही। वो किसी माहिर की तरह कॉफ़ी बना रहा था। वो कॉफ़ी बनाकर 2 कप में डाली। उसने एक कप हुज़ैमा के आगे रखा, दूसरा कप अपने रखकर वो हुज़ैमा के सामने चेयर पर बैठ के, देखो फ़ारिस सर खुद मेरे पास आए थे तुम्हारा रिश्ता लेकर। तुम्हारी जैसी लड़की मुझे कभी पसंद नहीं है। मुझे सादा सी घरेलू सी लड़कियाँ पसंद हैं। मेरे कॉलेज यूनिवर्सिटी के दौर में बहुत सी लड़कियों ने मेरी ज़िंदगी में शामिल होने की कोशिश की, लेकिन मैंने किसी की हौसला अफजाई नहीं की। मेरी ज़िंदगी में तुमसे पहले मेरी ज़िंदगी में वाहिद लड़की मेरी महबूब बीबी हया थी, लेकिन ज़िंदगी ने उसे इतनी मोहलत नहीं दी कि वो और मैं एक साथ तवील सफ़र के मुसाफिर बनते।
वो और भी कुछ कह रहा था लेकिन हुज़ैमा के दिमाग में उसके जुमले मेरी पहली बीवी की बाज़गश्त गूंज रही थी। वो भी बातें कर रहा था लेकिन हुज़ैमा मेरे को सुनने की सकत नहीं थी। वो वहां से भागती हुई आई और आकर वॉशरूम में बंद हो गई। शामिर को उसका इस तरह से जाना बहुत बुरा लगा। वो समझता था फारिस हिंदी ने हुज़ैमा को सब कुछ बताकर उसकी शादी शामिर से की है। वो अपनी कॉफ़ी खत्म करके अपनी माँ के रूम में आ गया जहाँ उसका लाडला सो रहा था। वो माँ के बराबर लेटकर अपने बेटे को अपनी बाहों में लेकर गहरी नींद सो गया। हुज़ैमा वॉशरूम में काफ़ी देर होने के बाद बाहर आई तो कमरा खाली था। वो वापस लाउंज में आई तो किचन से खटपट की आवाज़ें आ रही थी। वो किचन में गई तो माई दरमियानी उम्र की औरत और एक 19-20 साल की लड़की नाश्ता बनाने में मसरूफ थी। हुज़ैमा को देखकर लड़की ने जल्दी से सलाम किया। इसकी आवाज़ पर वो औरत भी पलटी थी। सलाम बीबी जी। वालेकुम अस्सलाम बीबी जी। आपको कुछ चाहिए? नहीं, आप अपना काम करें। बीबी जी। हुज़ैमा बाहर जाने लगी तो दरमियानी उम्र की औरत ने उसे पुकारा, बीबी जी आपको बड़ी बेगम साहब अपने कमरे में बुलवा रही हैं। वो कह रही थी कि आप जागे तो आपको उनको पैगाम दूं। ओके। वो मुख्तसर जवाब देकर पलट गई। उसने कमरे के बाहर आकर 2-3 लंबी सांस लिए दस्तक देकर कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटी? जी ठीक हूँ। ये कहकर वो उनके सामने चेयर पर बैठ गई। वो नजरें झुकाए बैठी रही। शामी तुम्हारे पापा की बहुत तारीफ करता है। वो उसे बिल्कुल अपने बेटी की तरह चाहते थे और अब तो उन्होंने उसे अपना बेटा ही बना लिया। अपनी लाडली बेटी को उसकी जिंदगी में शामिल करके वो उनकी बात पर बस मुस्कुराई। हुज़ैमा ने कमरे का जायजा लेने के लिए नजरें दौड़ाई तो उसकी पहली नजर ही सामने बेड पर लेटे शामिर पर पड़ी जो छोटे से बहुत खूबसूरत बच्चे को अपनी बाहों में लिए सो रहा था। हुज़ैमा उसे एकटक देखने लगी। खूबसूरत बाल उसके माथे पर बिखरे हुए थे। सोते हुए भी इसकी शख्सियत में एक मगरूरपन नजर आ रहा था। कसी सिगरेट नोशी की वजह से उसके होंठ काले किए हुए थे। वो भी खूबसूरत और वजीह मर्द था। कोई भी लड़की उसकी असीर हो सकती थी। वो उसे देखने में इतना मगन था कि उसे एहसास ही नहीं हुआ कि वो जाग चुका है। अपनी दिलकश आंखों से उसे ही देख रहा था। हुज़ैमा की तवज्जो तभी हटी जब अरशमान की रोने की आवाज़ आई। उसने देखा वो उसे ही देख रहा था। हुज़ैमा ने अपनी नजरें फेर कर सामने देखा जहाँ ज़किया बेगम बैठी थी। लेकिन वहाँ कोई नहीं था। हुज़ैमा को शदीद किस्म की शर्मिंदगी ने आ घेरा। शामिर बेड से उठकर अरशमान को उठाए हुज़ैमा के पास से बाहर निकलता चला गया और हुज़ैमा शर्मिंदगी के बायस तब तक वहाँ बैठी रही जब तक उसे मुलाज़िमा ने आकर नाश्ते के लिए नहीं बुलवाया। वो मरते हुए कदमों के साथ बाहर आई लेकिन उसे कुछ हौसला हुआ क्योंकि शामिर ने उसकी तरफ नहीं देखा। वो पूरी तरह से अपने नाश्ते की तरफ मुतवज्जा था। हुज़ैमा ने ज़किया बेगम के साथ वाली सीट संभाली जहाँ से वो शामिर की नज़रों से बच सके। शामिर ने अपना नाश्ता ख़त्म करके सकीना बी की तरफ मुतवज्जा हुआ कि चाय रखने की डाइनिंग तक मुतवज्जा हुआ जो चाय रखने डाइनिंग तक आई थी। सकीना आपा जब अरशमान उठे तो उसके कपड़े चेंज करवा दीजिएगा। इसके बाद वो जमा की तरफ मुड़ा। आपने चलना है अपने बाबा की तरफ? जी नहीं। हुज़ैमा की इनकार पर उसने उसे गौर से देखा। गर्दन इस बात में हिलाता उठ गया। उसकी उठते ज़किया बेगम ने हुज़ैमा को भी उठने के लिए बोला। बेटा शौहर को दरवाजे तक छोड़कर आते हैं। हुज़ैमा मरी हुई आवाज़ में जी कहा और शामिर के पीछे चल दी। फ्लैट के दरवाजे के बाहर शामिर रुका। पीछे मुड़कर पीछे से सर झुकाते आती हुज़ैमा को देखा। उसके पास पहुंचते बोला, अम्मा ऐसी कहती रहती हैं, मैं उन्हें समझा दूंगा, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं। ये कहकर वो आगे बढ़ गया और हुज़ैमा वहीं खड़ी उसकी चौड़ी पुश्त को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गया। शामिर मामूल के मुताबिक ऑफिस में पहुंचा। खिलाफ मामूल आज कुछ ज़्यादा चहल पहल रही थी। शामिर अपनी असिस्टेंट जोया बुखारी के पास थोड़ी देर रुका। उसे कुछ इंस्ट्रक्शन देकर आगे बढ़ गया। तभी जोया ने पुकारा, सर आज फारिस सर ने सबको 9 बजे मीटिंग रूम में पहुंचने के लिए बोला है। शामिर ने अपनी घड़ी पर वक्त देखा। 9 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो अपना बैग अपने रूम में रखकर मीटिंग रूम की तरफ चल पड़ा। मीटिंग रूम में इस वक्त सारे वर्कर्स मौजूद थे। शामिर को आते देखकर फारिस अफरीदी ने बोलना शुरू किया था, आज इस चैनल की तमाम जिम्मेदारी मेरे बेटे सिकंदर अफरीदी देखेंगे और शामिर मलिक मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे। फारिस अफरीदी ने इशारे से शामिर को अपने पास बुलवाया। शामिर बावकार सी चाल चलता हुआ फारिस अफरीदी की दाएं तरफ आकर खड़ा हुआ। फारिस अफरीदी ने अपने हाथ से माइक शामिर की तरफ बढ़ाया। शामिर ने मजबूती के साथ माइक को पकड़ा, रुक कर बोलना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं आप सबका शुक्रिया यहाँ कहने के लिए आया हूँ। फारिस सर आपका शुक्रिया। शामिर ने फारिस की तरफ थोड़ा सा झुककर उनका शुक्रिया अदा किया। लेकिन मैं खुद को सौदे के काबिल नहीं समझता। इतना कहकर शामिर इस रूम से निकलता चला गया। अपने रूम में आकर उसने गुस्से से अपना कोट उतारा, अपनी सीट पर बैठ गया। वो मुझे मीचा हुआ अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। इसका जल्द से जल्द ये चैनल छोड़ने का इरादा था। उसे बहुत अरसे से बहुत से चैनल्स ऑफर्स आ रही थी। शामिर का शुमान शामिर का शुमार इन लोगों में से होता है जो हद से ज़्यादा खुददार होते हैं। उसे फारसी हिंदी की ऑफर पसंद नहीं है। उसका ख्याल था वो उसे अपना दामाद होने की वजह से सीट दे रहे हैं। शामिर अपनी सोच में उलझा बैठा था तभी फारसी हिंदी दस्तक देकर अंदर दाखिल हुए। शामिर उनके एहतराम में खड़ा हो गया। फारस हिंदी ने बैठकर चंद इधर उधर की बातें की। फिर वो मेन टॉपिक पर आए। शामिर, मैंने आपको आज ऑफर किया ना, वो मैंने आपको अपना दामाद होने की हैसियत से नहीं की, बल्कि आप इतनी काबिल हैं कि आप किसी भी चैनल और में भी जाएं, वो तो आप इससे ज़्यादा डिजर्व करते हैं। लेकिन अगर आपको बात बुरी लगी है तो मैं आपसे माफ़ हूँ। नहीं सर, इसकी ज़रूरत नहीं, लेकिन हाँ मुझे बात बुरी लगी। चलें आगे से जब तक तुम नहीं चाहोगे ऐसा कुछ नहीं होगा। सर मैं रिज़ाइन करना चाहता हूँ। शामिर, ये आप क्या कह रहे हैं? फारिस अपनी दिन हैरानगी से सवाल किया। सर मेरा ख्याल है आपको मेरा रिश्ता बदल चुका है और अब मेरा ख्याल है कि यहाँ काम करना मुनासिब नहीं। वो कुछ देर सोचती नज़रों से शामिर को देखते रहे। जब वो बोले तो उनका लहजा हमारा था। वो अपनी सीट से थोड़ा आगे होकर शामिर की तरफ झुककर बोले, शामिर मैं जानता हूँ तुम बहुत खुददार आदमी हो। मैंने तुम्हारे अंदर बहुत सी खूबियाँ देखी हैं, इसीलिए मैंने अपनी बेटी तुम्हें सौंपी। लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ चाहे जैसे भी हालात हो, तुम्हारा प्रोफेशनल
और पर्सनल लाइफ अलग रहेंगी। तुम्हें मेरी और मेरी फैमिली की तरफ से अगर कोई भी बात ऐसी महसूस हुई जो तुम्हारे असूलों के खिलाफ हो, तुम बताए बगैर ये जॉब छोड़ सकते हो। शामी ने इस बात में सर हिला दिया और उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं था। फारिस अफरीदी जाने के लिए खड़े हो गए। शामिर उनके एहतराम में खड़ा हो गया। फारिस अफरीदी उसके पास है, उसे गले लगाए बाहर निकल गए। शामिर बहुत ही अजीब एहसास से दो चार हुआ। शामिर घर पहुंचा तो उसे मजे के बेगम के कमरे में उन्हें खाना खिला रही थी। शामिर अंदर दाखिल हुआ तो उसने अपना सर उनके आगे झुकाया तो झुकते हुए उसका सर हुजैमा के सर के साथ टकराया। वो जल्दी से पीछे हो गई। वो जके बेगम से मिलकर अरशमान के पास चला गया जो बेड पर लेटा था। उसने अरशमान को उठाते हुए एक नज़र हुजैमा की तरफ डाली जो अपना दुपट्टा ठीक करती हुई बेड से नीचे उतर रही थी। हुजैमा ने लेमन कलर की कमीज शलवार पहनी थी जिस पर सफ़ेद रंग का धागा का काम था। शामिर ने उसे आज पहली बार ऐसे कपड़ों में देखा। वो बहुत अच्छी लग रही थी। खाना खाने के बाद शामिर और शमान को उठाए कमरे में दाखिल हुआ तो जैमा अपने सोने के लिए सोफा पर जगह बना रही थी। शामिर बेटे को लेकर बेड पर लेट गया जबकि जमा सोफे पर लेट गई। रात के किसी पर बच्चे की रोने की आवाज़ से उजैमा की आंख खुली तो उसने देखा शामिर अरशमान को उठाए कमरे में घूम रहा था। उजैमा दुपट्टा उड़ती हुई बाहर उठी और शामिर से बच्चा लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो उसने जल्दी से उसे दे दिया। उजैमा को शर्मिंदगी से हुई, क्या पता वो कब से बच्चे को चुप करवा रहा था। अब सोचा मैं इसे बाहर ले जाती हूँ, शायद उसे नींद नहीं आ रही थी। ये कहकर वह अरशमान को लेकर बाहर चली गई। शामी थोड़ी देर बाहर से आवाज़ें सुनता रहा। जब बाहर से बच्चे के रोने की आवाज़ बंद हुई तो लेट गया। जल्दी से उसे नींद में आ गिरा। सुबह उसकी आंख खुली तो अरशमान को साथ लिपटाए हुजैमा बेड पर ही सो रही थी। शामिर थोड़ी देर इन दोनों को देखता रहा। सोए हुए वो दोनों बहुत प्यारे लग रहे थे। अचानक शामिर को हया का ख्याल आया तो उसका दिल अचाट हो गया था। शामिर तैयार होकर नाश्ते के लिए डाइनिंग रूम में आया तो ज़किया बेगम ने हुजैमा के बारे में इस्तफ़ारा किया था। अम्मा वो सो रही हैं। इस्तफ़ार किया। अम्मा वो सो रही है। रात को अरशमान रोता रहा तो वो देर से सोई है। बेटा तुम रात को बच्चों को सकीना और रोज़ी के पास छोड़ दिया करो। अभी शादी को 2 दिन भी नहीं हुए और तुमने उस पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी डाल दी है। शामिर ने इस बात में सर हिलाया। आज तुम्हें छुट्टी है ना तो सिर्फ मे के ले जाओ, ठीक है। वो कमरे में आया तो वो वॉशरूम से निकल रही थी। उसने लाल टॉप जो मुश्किल से उसने घुटनों तक आ रहा था साथ जीन्स पहनी थी। शामिर के अंदर नापसंदगी की एक लहर दौड़ गई। वो आईने के आगे खड़ी बाल बना रही थी। शामिर सीने पर हाथ बांध कर उसके पीछे जाकर खड़ा हो गया। हुजैमा उसकी तरफ मुड़ी तो शामिर ने उसे सर से पांव तक तनकीदी नजरों से देखा। क्या पहना है तुमने? हुजैमा ने एक नज़र अपने कपड़ों पर डाली और सवाली नजरों से शामिर की तरफ देखा। मुझे ऐसी औरतें बहुत बुरी लगती जो खुद को नुमाइश के दूसरे मर्दों के सामने पेश करती हैं। औरत को ऐसा लिबास जेबतन करना चाहिए जिसे देखकर दिल से उसका एहतराम करने का दिल करे। हुजैमा आंखों में हैरत व इज्तिहाब लिए उसे देखती रही। तुम पर कोई ज़बरदस्ती नहीं, मैं तो सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा था। ये कहकर वो पलट गया। दरवाजे के पास जाकर वो मुड़ा। मैं ये कहने आया था कि तुम तैयार हो जाओ, तुम्हारे बाबा की तरफ चलते हैं। कुछ सोचती हुई जम्मा ने इसकी बात पर सर इस बात में हिलाया। थोड़ी देर के बाद जम्मा तैयार होकर बाहर आई तो उसने ब्लैक कमीज शलवार पहनी हुई थी जिसके साथ बड़ा सा नेट का दुपट्टा रखा था। वो जम्मा शामिर को देखकर ठिठक कर रुक गई थी। शुमारी कमीज शलवार पर ब्लैक चादर रखे अपनी कलाई में घड़ी पहन रहा था। जम्मा पहले दिन से ही उससे इम्प्रेस थी लेकिन शादी के इन 2-3 दिनों में उसे लग रहा था वो उसके आसपास एक हिसार बांध रहा था जिसमें वो उसकी तरफ खींची चली जा रही थी। वो जैमा जाके बेगम से इजाज़त लेने उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। शामिर की निगाहों ने दूर तक उसका ताक़ुब किया। उसने जैमा का ठिठकना और फिर रुक कर उसे देखना महसूस कर लिया था। शामिर की गाड़ी फारिस अफरीदी के शानदार घर के कार्डबोर्ड में रुकी तो फारिस अफरीदी, ज़ाहरा अफरीदी और सिकंदर अफरीदी पहले से इस्तकबाल के लिए मौजूद थे। मुज़म्मिल शामिर की गाड़ी से उतरने के बाद गाड़ी से उतरी और उसके पीछे चलती थी। फारिस अफरीदी देखकर खुश हो गए। वो जानते थे कि उनकी बेटी एक शेरनी है, उसे कोई शेर ही काबू कर सकता है। इसलिए उन्होंने शामिर का इंतखाब किया। ज़ाहरा अफरीदी ने उज़ैमा को गले लगाया तो कहीं आंसू पलकों की बाढ़ तोड़कर निकल गए थे। उज़ैमा ने माँ के आंसू साफ किए और नफ़ी में सर हिलाया। फारिस अफरीदी से वो सदमेरी से पेश आई थी। सिकंदर अफरीदी और वो बहुत खुश देरी से मिले। फारिस अफरीदी ने बेटी की सदमेरी महसूस की लेकिन वो जानती थी कि वो वक्त के साथ ठीक हो जाएगी। खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया। हुज़ैमा शामिर के सामने वाली चेयर पर बैठी। यहाँ पहुँचने के बाद शामिर खाने की मेज़ पर उसे देख रहा था। शामिर ने फारिस अफरीदी से बातें करते हुए एक नज़र उसकी तरफ देखा और वापस अपनी बातों पर मशगूल हो गया। शामिर ने देखा वो तीनों कम ही खा रहे थे। ज़्यादा वक्त वो इनको दोनों को ही कोई ना कोई चीज़ दे रहे थे। हुज़ैमा के सब सिकंदर बैठा था। वो बहुत शफ़क़त से उसे पेश आ रहा था और दोनों छोटी-छोटी बातें कर रहे थे। खाने के बाद हुज़ैमा और सिकंदर किचन में घुस गए। वक्फ़े-वक्फ़े से हुज़ैमा के खिलखिलाने की आवाज़ें आ रही थी। थोड़ी देर के बाद दोनों बहन-भाई बाहर आए तो हुज़ैमा के हाथ में ट्रे में कॉफ़ी के 3 कप थे। उसने शामिर के हाथ में कॉफ़ी दी। हुज़ैमा और उसकी उंगलियाँ मिस हुईं। हुज़ैमा ने जल्दी से अपना हाथ पीछे कर लिया। हुज़ैमा जाकर शामिर के साथ जुड़कर बैठ गई थी। शामिर, कॉफ़ी कैसी है? बहुत अच्छी, शामिर ने मतानित से जवाब दी। तुम्हें पता है हुज़ैमा को मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जब ये शादी के बाद पहली बार वापस आएगी तो मैं इसके शौहर को अपने हाथों से कॉफ़ी बनाकर दूंगा। हुज़ैमा आप लोग अरशमान को भी लेकर आते ना।
तुम्हें पता है उज़ैमा को मैंने बहुत पहले कह दिया था कि जब ये शादी के बाद पहली बार वापस आएगी तो मैं इसके शौहर को अपने हाथों से कॉफ़ी बना कर दूंगा। उज़ैमा, आप लोग अर्शमान को भी लेकर आते ना। अब की बार सवाल ज़ाहिरा बेगम की तरफ से आया था। जी मम्मा, वो रात बहुत देर से सोया है तो इसलिए जब हम आए तो वो सो रहा था। शामिर, अब अपनी मम्मा को भी साथ ले आते ना। आंटी उन्हें आने जाने में मसला होता है ना, तो इसलिए वो कम ही आती जाती हैं। वापसी पर उज़ैमा ने शामिर से कहा कि वो कुछ कपड़े लेना चाहती है। वो लोग एक स्टोर में गए जहाँ से उज़ैमा ने बहुत से कपड़े लिए। पेमेंट के लिए कब से उज़ैमा ने अपना कार्ड दिया तो शामिर ने उसका कार्ड अपनी पॉकेट में रख लिया और अपनी कार्ड से पेमेंट की। गाड़ी में बैठकर शामिर ने उज़ैमा का कार्ड उसे वापस किया। मैंने अपने कपड़े लिए थे तो पे भी तो मुझे करना था ना। अब आप मेरी जिम्मेदारी है, सब बात ये बात ज़हनशीन कर लें। शामिर और उज़ैमा जिस वक्त घर पहुंचे रात के 10 बज रहे थे। शामिर घर पहुंचते ही सकिया बेगम के कमरे में पहुंचा तो उसने मिलकर वो सकीना बेगम से अरशमान को लेकर उसके साथ खेलने लगा। उज़ैमा भी उसके पीछे कमरे में दाखिल और जकिया बेगम के साथ ही पास ही बैठ गई। वो कनखियों से शामिर को देख रही थी जो दुनिया जहान को भुलाए अरशमान के साथ खेल रहा था। सकिया बेगम ने उज़ैमा से उसके माँ बाप की खैरियत दरियाफ्त की। थोड़ी देर बैठने के बाद उज़ैमा अपने कमरे में आ गई। शामिर 12 बजे कमरे में आया तो वो मोबाइल पर मसरूफ थी। शामिर ने सोफे पर बैठ कर अपने जूते उतारते साथ साथ एक चटती सी नज़र उज़ैमा पर भी डाल देता था। उज़ैमा ने कॉल बंद कर कर बेड से उतर आई। अब वो इंतज़ार कर रही थी कि शामिर सोफ़ा खाली करे और वो वहाँ बैठे। शामिर अपनी जगह से उठा और बेड की तरफ बढ़ा। उज़ैमा जल्दी से सोफे की तरफ बढ़ी तो दोनों की जोर की टक्कर हुई। शामिर ने उज़ैमा को घूरा। मुझे क्यों घूर रहे हैं? आपके पास भी तो आंखें हैं, आप भी देखकर चल सकते हैं ना। रास्ता दो। शामिर ने उसके जवाब में बस इतना ही कहा। मैं कोई गाड़ी हूँ जो आपको रास्ता दूँ? गुजर जाए ना। मैं तो एक जगह पर खड़ी हूँ। उज़ैमा शामिर के जवाब पर झंझलाहट का शिकार हो गई। शामिर ने उसकी तरफ गौर से देखा और अपने और उसके दरमियान का फासला ख़त्म करता हुआ उसके सामने खड़ा हो गया। उज़ैमा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। उसे लगा अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। शामिर उसकी तरफ झुका, उसकी पेशानी पर बोसा देकर आगे बढ़ गया। वो वॉशरूम से निकला तो उज़ैमा को उसी पोजीशन में खड़ा पाया जैसे छोड़ के गया था। बस उसने अपना दायां हाथ अपनी पेशानी पर रखा हुआ था। शामिर मुस्कुराता हुआ उसके पास आया, गला खनकार कर उसे मुतवज्जा किया। उज़ैमा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सोना नहीं है आज? जी। ये कहकर उज़ैमा आगे बढ़ी तो शामिर ने उसका हाथ पकड़ के एक झटका दिया और उसके सीने से हाल है कि उज़ैमा ने आंखें उठाकर उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखों में नहीं देख सकी। उसकी नज़र झुकाने पर शामिर को हया की याद आई। उसकी गिरफ्त उज़ैमा के गिर्द कमज़ोर हो गई थी। वो उज़ैमा को छोड़कर बालकनी की तरफ बढ़ गया। उज़ैमा की आंखों में ज़िल्लत के एहसास से आंसू आ गए। रोहीना और समीरा आज स्कूल से वापसी आ रही थी। तभी गांव के स्कूल में रियाज का बेटा बिलाल चौधरी की गाड़ी उनके पास आकर रुकी। वो दोनों डरकर एक दूसरे के छुपने की कोशिश करने लगी। बिलाल अपनी मुझे को दाव देता नीचे उतरा और सिगरेट के कश लगाता हुआ समीरा के सामने आकर खड़ा हो गया। कैसी उस्तानी? वो लोफर अंदाज में सिगरेट का धुआं समीरा के मुंह पर छोड़ता वो बोला, रास्ता दो हमें। अरे मैंने कौन सा तुम्हारे रास्ते में कोई कांटे बिछाए हुए हैं? जहाँ से दिल करता है गुजर जाओ। वैसे तुम्हारा दिल करे तो तुम गुम हमारे दिल पर भी पाँव रख कर गुजर सकती हो जाने मन। समीरा ने उसे गसीली नजरों से देखा था। ऐसे तो ना देखो जाना। बिलाल चौधरी, आज के बाद मेरा रास्ता नहीं रोकना, नहीं तो मैं भा को बताऊंगी। चौधरी बिलाल ने एक जोरदार कहकर लगाया। भा को बताएगी? तभी दूर खेतों से किसी मोटरसाइकिल की आवाज़ आई तो वो गाड़ी में बैठकर रफू चक्कर हो गया। मोटरसाइकिल करीब आई तो उसमें साथ था। तुम दोनों इधर क्या खड़ी क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर जानी थी, तुम्हें आता देखकर रुक गए। रोहिना ने जल्दी से बात बनाई। वो घर पहुंची तो साथ आए अम्मी को बता रहे थे कि उसकी एक न्यूज़ चैनल में जॉब मिल गई है। रोहिना सुनकर बहुत खुश हुई। ताई अम्मी की घुरियों को नज़रअंदाज करती बोली, साथ मुझे तो ट्रीट चाहिए। अच्छा बोलो क्या खाना है? मुझे ना नज़ीरे की ठेले से गोलगप्पे खाने। चलो ठीक है, मैं जाकर लाता हूँ। अरे अरे, बच्चा भी थका आ रहा घर आया और अभी वापस जाएगा? कोई नहीं, कल ले आना। ताई राबिया और रहीना को घूरते बोली थी। नहीं अम्मा, कोई बात नहीं, मैं ले आता हूँ। और मैं कौन सा पैदल आया हूँ जो थक गया हूँ। शामी की नमाज के वक्त आंख खुली। वो वजू करके वापस आए तो देखा उस जिमा का एक बाजू सोफे से नीचे लटक रहा था। उसने उसका बाजू उठाकर ऊपर रखा। उसके हाथ लगाने से उस जिमा की आंख खुल गई, लेकिन उसने आंखें नहीं खोली। शामी थोड़ी देर खड़ा उसे देखता रहा, फिर बाहर निकल गया। दरवाजे के बंद होने की आवाज़ पर उज़ैमा ने आंखें खोल दी और पाँव सोफे पर लटका कर बैठ गई। काफ़ी देर बैठने के बाद वो जमाई लेती हुई उठी और सोचू की नीयत से वॉशरूम में घुस गई। और साथ वो सोच रही थी कितना खुशनसीब आदमी है, इसकी नमाज के लिए आँख खुल जाती है। उज़ैमा झुंझू से जानती जा रही थी। उसके साथ उसकी मोहब्बत में इजाफा होता जा रहा था। रोहिना जिस दूसरे दिन स्कूल पहुंची तो उससे समीरा कुछ परेशान है कि क्या? वो समीरा कुछ नहीं, वो टालने वाले अंदाज में बोली। रोहिना के स्टार करने पर समझ आया कि चौधरी बिलाल हर रोज़ उसके घर के बाहर या रास्ते में कहीं ना कहीं खड़ा होता है और उसे परेशान करता है। रोहिना ने उसे मशवरा दिया कि वो अपने भाई को बता दे। वो इसे इत्तफाक करती थी, लेकिन फिर उसे अपने भाई की ज़िंदगी भी प्यारी थी। आज उज़ैमा की भी ऑफिस आई थी। वो और शामिल अलग अलग ऑफिस आए। उज़ैमा सारा दिन बहुत मसरूफ़ रही। शाम को 8 बजे शामी के प्रोग्राम के वक्त वो फारिग होकर कंट्रोल रूम में आ गए। पूरी दिलजमाई से इसका प्रोग्राम देखने लगी। प्रोग्राम में वक्फे के दौरान किसी काम से शामी कंट्रोल रूम में आया तो उज़ैमा को देखकर हैरान रह गया। गैर इरादी तौर पर उसके मुंह से निकला, तुम क्या कर रही हो यहाँ? उज़ैमा ने जल्दी से अपने पास पड़ी फाइल उठा ली, बस ये लेने आई थी। शामिर उसे फाइल उठाते देख चुका, उसके होंठे पर मुस्कुराहट दौड़ गई। शामिर कंट्रोल
कंट्रोलर को कुछ हिदायत देने लगा। तभी सिकंदर का नया असिस्टेंट साद अंदर दाखिल हुआ। मैम आपको सर अपने ऑफिस में बुला रहे हैं। जी आती हूँ। तभी शामिर की नज़र साद पर पड़ी। अरे साद तुम यहाँ? अस्सलाम वालेकुम शामिर भाई। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो? जी मैं ठीक। अरे हुज़ैमा भी? इन दोनों की तवज्जो हुई। यहाँ कैसे भाई? मैं यहाँ सिकंदर सर का असिस्टेंट हूँ। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। जी भाई, बस आपको देखकर ही मैं इस प्रोफ़ेशन में आया हूँ। बहुत अच्छी बात है, मैंने जारी रखो। तभी शामी की नज़र हुज़ैमा पर पड़ी, जो शामी की तरफ सवालिया नज़रों से देख रही थी। 7 दिन से मिलो, ये हुज़ैमा मेरी वाइफ़ और हुज़ैमा मेरे गाँव से है। हमारा पड़ोसी बहुत काबिल लड़का है हमारे गाँव का। रामी लेक से लेक के बाद साथ वहाँ से चला गया और कंट्रोल रूम में बैठे सभी लोग अभी तक शामी की पहली बात पर शौक में बैठे थे। इन दोनों के कंट्रोल रूम से बाहर जाती ही सब शुरू हो गए। अरे शामी सर और मैम की शादी हो गई, किसी को पता भी नहीं। शामिर और हुज़ैमा जब से ऑफिस से आया तो वो देख रहा था हुज़ैमा कुछ उलझी हुई थी। खाना खाते हुए उसका ध्यान खाने की तरफ बिल्कुल भी नहीं था। उसने खाना बस बराए नाम ही खाया। वो ज़की बेगम के साथ थोड़ी देर बातें करती रही, लेकिन आज उसके सवालों पर भी हूँ हाँ से ज़्यादा जवाब नहीं दिया। अरशमान को उसने गोद में तो उठाया हुआ था, लेकिन वो किसी नदीदस चीज़ को घूर रही थी। शामिर कमरे में आया तो हुज़ैमा को सोफे पर पाँव पसार कर बैठे देखा। वो वॉशरूम में शावर लेकर बाहर आया। वो तभी से पोजीशन में बैठी थी। शामिर से बात करने की गर्ज से उसके साथ जाकर सोफे पर बैठा और उसे मतवज्जा करने के लिए गला खनकारा। तभी वो शामिर को अपने इतने करीब देखकर जल्दी से सीधी होकर बैठ गई। क्या हुआ, तुम कुछ परेशान लग रही हो? नहीं कुछ नहीं। तुम कभी मुझ अगर तुम मुझसे शेयर करना फिर भी अगर तुम मुझसे शेयर करना चाहो तो। वो कुछ देर सोचती रही। शामिर गौर से उसके चेहरे को उतार चढ़ाव देखता रहा। आपसे एक बात पूछूं? शामिर ने इस बात में सिर हिलाया। आपने मुझसे शादी के लिए इकरार क्यों किया था? तुम्हारे वालिद के मुझ पर बहुत से सिद्धांत हैं, वही उतारने के लिए उसने कोई लगी लिपटी पकाए बगैर कहा। वो जानती थी वो सच कह रहा हो। ये क्यों कहा कि हमारी शादी के बाद बारे में सबको बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ख्याल था तुम्हारी जैसी लड़कियां घर नहीं बसा सकती, इसलिए कल को तुम और मैं अलग हो तो ज़्यादा लोगों को ना पता चले। हाँ मतलब मेरे जैसी लड़कियां, जैसी तुम्हारी ड्रेसिंग होती थी, तुम्हारा एटीट्यूड, फिर इतने बड़े बाप की बेटी लंदन की आज़ाद फिजाओं में रहने वाली मेरे जैसे 10-12 लाख कमाने वाले इंसान के साथ कैसे एडजस्ट करेगी? फिर अब बताया क्यों? मतलब आज ऑफिस में आपने सबके सामने मुझे अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया है साथ से। इसकी वजह पूछ सकती हूँ? बिल्कुल पूछ सकती हूँ। मेरा ख्याल है तुम्हें वो खूबियाँ हैं जो एक अच्छी बीवी में होनी चाहिए और तुम एडजस्ट होने की कोशिश कर रही हो। अब सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। वो उसकी उलझन समझ चुका और शायद इसके सवाल भी खत्म हो गए थे, क्योंकि अब खामोशी से अपने मोबाइल में गुम हो चुकी। शामिर चाहता था कि उसे रोक कर और बातें करे, लेकिन उसका ध्यान अब अपने मोबाइल की तरफ था। वो थोड़ी देर उसे देखता रहा, फिर लाइट ऑफ करके लेट गया। मुज़म्मिल ने उसके उठने के बाद नजर उठाकर देखा। वो जानती थी वो उससे बात करना चाहता, लेकिन वो चाहती थी अब वो पहल करे। मुज़म्मिल तो पहले दिन मीटिंग रूम में ही तिलहार बैठी, लेकिन अब शामिर के दिल में उसके लिए मोहब्बत की कोंपल कब फूटती है, ये तो वक्त ही बताएगा। रोहीना आज स्कूल आई तो उससे पता चला समीरा आज फिर स्कूल नहीं आई। आज मुसलसल तीसरा दिन था वो गैर हाजिर थी। उसे मैंने छुट्टी के वक्त उसके घर से आने के बारे में सोचा और पीरियड लेने चली गई। छुट्टी के वक्त वो समीरा के घर के करीब रहने वाली एक तालिब इल्म के साथ उनके घर के लिए रवाना हो गई। वो घर से थोड़े फासले पर थी, तभी उसे उनके घर के बाहर बहुत से लोग नजर आए। घर के पास पहुंची तो वहां एक एराम मचा हुआ था। समीरा की माँ अपना सीना पीट रही थी। किसी देर पूछने पर रोहिना को पता चला कि समीरा पिछले 2 दिन से गायब थी और आज दूसरा दोपहर को उसकी लाश गांव के बाहर झाड़ियों से मिली। अल्लाह खैर। रोहिना के पाँव के नीचे से तो ज़मीन सिरक गई। 4 दिन पहले इसका समीरा का चेहरा इसकी नज़रों में घूम रहा था, जब वो बहुत परेशान सी स्कूल से निकली। रोहिना कोने में खड़ी आंसू बहाती रही। रात को वो घर पर आई तो वो बस गुमसुम थी। उसे यकीन नहीं आता इसकी प्यारी सी सहेली किसी के हवस का शिकार होकर आज मैंने मटी तले सो गई। ताई के बहुत मेहनत करने पर भी उसने खाने का एक लुकमा भी नहीं खाया। रात को 10 बजे साथ की कॉल आई तो उसकी हिम्मत जवाब दे गई और वो फूट कर रोते हुए उसने साद को सब कुछ बता दिया जो उसे मीरा ने बताया था। साद ने इसकी सारी बात सुनकर होंठ भींच लिए। रोहिना को तसल्ली दी कि वो कुछ करता है। शामिर और रजीमा ऑफिस पहुंचे तो शामी के असिस्टेंट जोया ने उसे बताया कि साद इसके रूम में उसका इंतजार कर रहा है। साद क्या हाल है, खैरियत है? शामिर भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। जी बोलो। वो शामिर को रोहिना की जुबानी मालूम होने वाली तमाम मालूमात शामिर को बताई। शामिर ने हुजैमा को भी अपने रूम में बुलवाया और सिकंदर आफनीदी को भी। फिर तय के पाया कि इस केस का सिकंदर खुद हैंडल करेगा। इस काम के लिए वो कल ही साद के साथ इसके गाँव जाएगा। साद और सिकंदर जिस पर गांव में दाखिल हुए रात के 11 बज रहे थे। साद ने घर बहुत कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन घर में किसी का नंबर नहीं मिल रहा था। शायद नेटवर्क प्रॉब्लम था। वह घर पहुंचे तो साद के वाले दरवाज़ा खोलने पर साद को देखकर खेल उठे, लेकिन साद के साथ खोबरू आदमी को देखकर ठिठक गए, जिसके होली से इमारत टपक रही थी। उम्मीद सामने जल्दी से उन्हें रास्ता दिया। बैठक का दरवाज़ा खोला। साद अब्बा को सिकंदर साहब के पास बिठाकर खुद आकर अम्मा और रोहिना को जगाया। रोहिना और राबे बेगम के मुंह से अपने मालिक के आने की खबर सुनकर हैरान हुई और जल्दी से खाने का इंतजाम करने लगी। खाने की ट्रे सजाकर रोहिना बैठक में गई तो साथ के साथ बातों में मसरूफ। सिकंदर की नजरें उठी तो पलटना भूल गई। तब मुकम्मल हुस्न और उसके साथ मासूमियत उसके दिल को जेर जबर कर गई थी।
बेटा ज़रा मेरे बालों में तेल तो डाल दो। ज़किया बेगम ने मैगज़ीन पढ़ती हुई हुज़ैमा को मुखातिब किया। जी अम्मा आप भी आई। हुज़ैमा ने ज़किया बेगम के हाथ से तेल लेकर हथेली में डाला और अपने हाथों से किसी माहिर की तरह मालिश करने लगी। अम्मा जी आपके बाल तो बहुत प्यारे हैं। बेटा हमारी अम्मा बचपन से ही हमारे सर पर खूब तेज सारा तेल लगाती हैं। तेल भी ये वाला नहीं बल्कि कड़वा तेल। कड़वा तेल कौन सा होता है अम्मा? बेटा कड़वा तेल भी बज़ाहिर होता तो ऐसा ही है, लेकिन जब उस सर में डालते हैं गलती से किसी आंख में लग जाए तो हम घंटों बैठ कर रोते रहते, क्योंकि आंख में जैसे मिर्ची लगती है वैसे ही महसूस होता था, लेकिन इससे बाल मजबूत होते हैं। ये हमारी अम्मा का कहना था। उसे मैंने ज़किया बेगम के सर की मालिश करके ब्रश से कंघी करके चुटिया बनाकर उन्हें दिखाई। अम्मा जी देखें ठीक बनी है। पुत्र ठीक है, बस थोड़ी ढीली है, अगली बार सही कस के बनाना। ओके मुस्कुराकर कहते हुए ज़िमा हाथ धोकर मुड़ी तो ज़किया बेगम बोली, बेटा ज़रा मीरा के सर की मेरे सर की मालिश कर दे। शामी जो टीवी देखने में मोह था, माँ की बात पर उसके होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई, जबकि ज़किया बेगम के पास खड़ी ज़िमा को समझ नहीं आता वो क्या कहे। शामिर पुत्र यहाँ आकर छोड़ छोड़ दे इस मोटे टीवी का पीछा। शामिर ने माँ की तरफ मुड़कर देखा और हाथ से रिमोट सोफे पर रखते हुए उठकर आकर उज़ैमा के पास बैठ गया। उज़ैमा ने ज़किया बेगम की तरफ देखा जो तवज्जो से उसे देख रही थी। बेटा शुरू करो जी अम्मा, ये कहकर उसने हाथ में तेल डालकर अपनी सहेली से तो आहिस्ता आहिस्ता मालिश करनी शुरू की। शामिर की आंखें बंद की उसके आगे बैठा रहा। 5 मिनट के बाद उज़ैमा ने हाथ पीछे कर लिए। शामिर वहीं सोफे पर सोने के लिए लेट गया। देखा बहू के हाथों में कैसे जादू, तुझे तो सुकून से नींद ही आ गई। हुज़ैमा हाथ धोकर वापस आई तो ज़किया बेगम की बात पर मुस्कुराकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। सिकंदर अगले दिन समीरा के घर गया तो उसकी माँ को तो कोई होश ही नहीं था। उसके भाई ने उन्हें कमरे में बिठा कर सिकंदर के पूछने पर उसे कौप उसका पर शक है। उसने लालमी का इज़हार किस पर शक है? उसने लालमी का इज़हार किया। साथ ने इसके सिकंदर का तारुफ करवाया कि टीवी वाले हैं और तुम्हारी मदद करेंगे, इसलिए तुम्हें अगर कुछ मालूम है तो बता दो। तभी हम वहाँ से मीरा की माँ चली है। ना साहब हमें माफ़ कर दो, हम अपनी बेटी को तो खो चुके लेकिन अपने बेटे को नहीं खोना चाहते। मेरी बेटी का बदला मेरा खुदा लेगा। साथ ने दोनों माँ बेटे को समझाया अगर वो केस करें तो रोहिना को गवाही देगी, लेकिन वो दोनों मुकर गए और करीब ही चौधरी बिलाल का आदमी से मालूमात देने के लिए निकल गया। साथ ही सिकंदर मायूस होकर वापस आ गए। सिकंदर और साथ आपस शहर की तरफ लौट गए। रात 12 बजे के करीब रोहिना की आंख किसी खटके से खुद दरवाजे पर खुली। जोर जोर से दस्तक दे रहा था। रोहिना के साथ राबे और ताया उम्मीद के भी आंख खुल गई। ताया उम्मीद ने दोनों को अंदर जाने का कहा और खुद आगे बढ़कर दरवाज़ा खोल दिया। पिस्टल हाथ में लिए 4 आदमी अंदर दाखिल हुए। ताया उम्मीद पिस्टल तान लिया था। तुम्हारा बेटा हमारे खिलाफ केस करना चाहता है और तुम्हारी बेटी चौधरी के खिलाफ गवाही देगी। इन दोनों को काबू में रखो, नहीं तो किसी दिन दोनों की लाश किसी जाड़े से मिलेगी। वो लोग धमकियां देते हुए निकल गए। ताया राबिया ने बैठ के सर पकड़ ली, रोहिना को कोसने लगी। ताया उम्मीद ने इसी वक्त साथ को कॉल किया, सारा वाक्य कैसे सुनाया। साथ ही सारी बात सुनकर होंठ भींच ली और अब्बा को कहा कि सामान बांध दे, वो कल आकर इन तीनों को अपने साथ ले शहर ले आएगा। शामिर कमरे में आया तो सीमा अपने बालों में कंघी कर रही थी। शामिर वॉशरूम में घुस गया। वो वापस आया तो सीमा सोने की तैयारी कर रही थी। इसके बाद पुश्तों बिखरे हुए तो वो सोफे पर बैठी तो उसने शामिर को अपनी तरफ देखते पाया। उसने जल्दी से अपना दुपट्टा ठीक किया और पाँव ऊपर करके कंबल अपने ऊपर ले लिया था। बात सुनो। हुज़ैमा ने शामिर की तरफ सवाली नजरों से देखा। बेड पर आकर सो जाओ। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैं यहाँ ठीक हूँ। शामिर गुस्से से हुज़ैमा की तरफ बढ़ा, उसे खींच कर सोफे से उठाया। क्यों इनकार कर रही हो तुम, क्यों इनकार कर रही हो? तुम्हारा क्या ख्याल है मैं तुम्हें अपनी जरूरत से पूरी करने के लिए कह रहा हूँ? नहीं मैंने इसलिए नहीं कह रही, मैं शुरू दिन से वहाँ सो रही हूँ ना, तो मुझे वहीं नींद आती है। शांति हो, आज अम्मा ने तुमसे मेरे सर की मालिश क्यों करवाई? क्योंकि आज सुबह मुझे जगाने सकीना भी आई थी और उन्होंने तुम्हें सोफे पर लेटे हुए देख लिया। मैं अभी भी एक लंबा लेक्चर सुनकर आ रहा हूँ। मेरी बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी? समझ में आ गई जी। हुज़ैमा ने बमुश्किल अपने मुंह से अल्फाज निकाला। वो शामिर के इतना करीब थी कि उसके क्लॉन की खुशबू उसके नथनों से टकरा रही थी। शामिर ने भी आज पहली बार उसे इतने करीब से देखा। शामिर ने उसके कांपते वजूद को देखा, उसकी झुकती उठती लरजती पलकें। शामिर को कुछ पल के लिए मदहोश हो गया था। उसने अपने दहकते होंठ उसकी पेशानी पर रख दी, फिर बारी बारी उसकी आंखों को चूमता हुआ हुज़ैमा की मज़ाहमत पर होश में आया झटके से उसे अपने से दूर करता हुआ कमरे से निकलता चला गया। हुज़ैमा की नज़रों ने दरवाजे तक उसका पीछा किया और वो अपने दिल पर हाथ रखे वहीं सोफे पर बैठती चली गई। साथ आज गांव से रोहिना अम्मा और अब्बा को साथ ले आया। राबिया बेगम गांव छोड़ते हुए बहुत अबदीदा थी। रोहिना ने भी एक आखिरी चक्कर अपने स्कूल का लगाया और दिल गिरफ्तार सी वापस आई। जिस वक्त कुछ लोग शहर पहुंचे रात हो गई। साथ उन्हें फ्लैट पर छोड़कर खुद उनके खाने के लिए कुछ लेने चला गया था। वो लौटा तो राबिया बेगम रोहिना को लेताड़ रही थी। सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ है। अगर ये अपना मुंह बंद रखती तो हमें आज अपना घर न छोड़ना पड़ता। साथ ने खाना किचन में रखा और रोहिना को जाकर खाना खिलाने के लिए बोला और खुद आकर राबिया बेगम के पास आकर बैठ के देख साथ अब तू मुझे लेक्चर न देना, मुझे पता है अब इस लड़की की वकालत करेगा।
साद ने उनके गिर्द अपने बाजू फैलाए। अम्मा, आप जानती हैं ना, जुल्म होता देखकर खामोश रहना खुद पर जुल्म है। आज अगर रहीना खामोश रहती तो कल ये सब कुछ इसके साथ भी तो हो सकता था। अम्मा, इंसानों को शफल मखलूक़ात इसलिए कहा गया है क्योंकि हमें अच्छे और बुरे का रमीज़ है। हम एक दूसरे की मदद करना जानते हैं और चाहते हैं। अम्मा, अगर हर शख्स सिर्फ अपने बारे में सोचे तो फिर ये दुनिया कैसे चलेगी? हम आज की मतलब रोहिना को कुछ नहीं कहेंगी। शामिर मलिक आजकल एक बहुत ही पावरफुल सियासतदान के खिलाफ प्रोग्राम कर रहा था। इस सियासतदान पर इल्ज़ाम होता है कि उसने अपने घर में काम करने वाली एक लड़की के साथ ज्यादती की। दानी नामी लड़की ने फ़ोन पर शामिर से रब्ता किया और वक्तीला खानी की सारी हकीकत खोल दी। शामिर ने इस लड़की को शहर बुलवाया। अब उसे उसके माँ बाप को किसी खास जगह पर रखा हुआ है जहाँ के बारे में किसी को कुछ पता नहीं। वो एक दो दिन में इस लड़की को अपना प्रोग्राम बुलवाकर लाइव शो करने वाला था, इसलिए इन दोनों से इसे धमकी फिर भरे बगावत महसूल हो रही थी। अभी शामी ने प्रोग्राम खत्म करवाया ही था कि साथ ही घर से कॉल आई कि अर्शमान की तबीयत खराब है, इसलिए वो अपनी चीज़ें समेटता हुआ इंटरकॉम पर हुज़ैमा से बात करने लगा। हुज़ैमा, फ्री हो गई हो? जी हाँ, क्यों? हमें घर के लिए निकलना होगा। अम्मा की कॉल आई है, अर्शमान की तबीयत ख़राब है। ठीक है, चलते हैं। मैं बस अपनी चीज़ें समेट लूँ, ओके? मैं गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, ओके? वो जल्दी से अपनी चीज़ें समेट कर भागने के अंदाज में नीचे आई। शामिर गाड़ी स्टार्ट की उसी का इंतजार कर रहा था। हुज़ैमा भागती हुई आई और फूले सांस के साथ गाड़ी में बैठी। शामिर ने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम आराम से भी तो आ सकती थी, मैंने तुम्हें देर से आने पर कुछ नहीं कहना था। वो जो ऑफिस में तुम्हारा भाई बैठा है सब देख रहा हुआ तो कहेगा कि पता नहीं तुम पर कौन से जुल्म के पहाड़ तोड़ता हूँ। हुज़ैमा ने हैरान होकर शामिर को देखा। वो अमूमन इतनी बातें नहीं करता था। क्या वह मुझे नज़र लगाने का इरादा है जो इतने गौर से देख रही हो? हुज़ैमा ने सटपटा कर नज़रें फेर लीं। वो उसे कैसे बताती कि वो उसे इस वक्त कितना अपना अपना सा लग रहा था। उनकी गाड़ी ने थोड़ा सा फासला तय किया। शामिर ने साइड मिरर में एक ब्लैक करोला को उनका पीछा करते देखा। उसने एक नज़र हुज़ैमा की तरफ देखा, लेकिन वो अपने ख्यालों में गाड़ी से बाहर देख रही थी। शामिर ने अपनी गाड़ी की रफ्तार तेज़ कर दी, साथ ही अपना मोबाइल हुज़ैमा की तरफ बढ़ाया। कॉन्टैक्ट लिस्ट में डीएसपी मुस्तफ़ा चांडियो का नंबर है, कॉल मिला और फ़ोन स्पीकर पर रखो। हुज़ैमा ने सिकंदर के चेहरे पर परेशानी देखकर बाकायदगी से सवाल जवाब की हिदायत पर अमल करने लगी। हेलो मुस्तफ़ा, शामिर बात कर रहा हूँ। जी शामिर, कैसे हो? अभी तक तो ठीक हूँ, आगे का नहीं पता। क्या मतलब, क्या कह रहे हो? मुस्तफ़ा, मेरी बात गौर से सुनो। मैं इस वक्त घर जाने वाले रास्ते पर हूँ, लेकिन मैं घर जाने का खतरा नहीं मोल सकता। मैं अपनी गाड़ी को अपने घर से आगे ले जा रहा हूँ। तो मुझे बताओ कितनी देर तक मुझ तक पहुँच सकते हो? मैं 15 मिनट में पहुँच जाऊँगा, तुम बस कॉल कट नहीं करना, ओके? शामिर ने अपनी गाड़ी की स्पीड तेज़ की। अपने घर वाले रास्ते के बजाय सी साइड जाने वाले रास्ते पर गाड़ी डाल दी। 15 मिनट की ड्राइव के बाद दूर कहीं शामिर को पुलिस सायरन की आवाज़ सुनाई दी और उसने अपने पीछे आती गाड़ी को जल्दी से बाएं तरफ मुड़ते देखा। तब तक पुलिस की गाड़ी शामिर के पास पहुंच चुकी। गाड़ी जिसमें मुस्तफ़ा था वो शामिर की गाड़ी के पास रुक गया, जबकि दूसरी गाड़ी शामिर की निशानदेही पर इस गाड़ी का पीछा करते हुए रवाना हो गई। अगले 10 मिनट मुस्तफ़ा को वायरलेस पैगाम मौसूल हुआ कि वो गाड़ी तो मिल गई लेकिन खाली है। मुस्तफ़ा ने अपने मातिहत ऑफिसर्स को चंद ज़रूरी हदायत दी और शामिर से इजाज़त देता हुआ रवाना हो गया। शामिर भी घर की तरफ रवाना हुआ। घर पहुंचकर शामिर और हुज़ैमा ज़की बेगम के पास आए तो उन्होंने बताया कि अर्शमान अब बेहतर है। दवाई देने के बाद वो सो गया था और उसका बुखार भी उतर चुका है। शामिर ने आगे बढ़कर बेबी कॉट में झुककर उसकी पेशानी चूमी और अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। हुज़ैमा ने देखा अर्शमान सोते में कसमसा रहा था। उसने उसे उठाकर देखा तो उसके सारे कपड़े गीले थे। उसने उसे बेबी कॉट से निकालकर बेड पर रखा और सकीना भी से उसके कपड़े मांगे। वो उसका डायपर बदल कर कपड़े तब्दील कर रही थी। तभी शामिर अंदर दाखिल हुआ। हुज़ैमा को अर्शमान के साथ मसरूफ़ देखकर खामोशी से निकल गया। हुज़ैमा उसके कपड़े तब्दील करके उसे सुलाकर अपने कमरे में चली गई। वो कमरे में आई तो शामिर बेड पर बैठा मोबाइल पर बात करने में मसरूफ़ था। हुज़ैमा रूम में कपड़े चेंज करके वापस आई तो शामिर ने मोबाइल उसकी तरफ बढ़ाया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? दूसरी तरफ फारिस अफ़रीदी थे। ठीक हूँ, उसने मुख्तसर जवाब दिया और साथ कनखियों से शामिर की तरफ देखा जब मुकम्मल तौर पर उसकी तरफ मुतवज्जा था। हुज़ैमा ने रुख मोड़ लिया। मैं चाहता हूँ तुम लोग कुछ दिनों के लिए हमारी तरफ शिफ्ट हो जाओ जब तक ये मामला सुलझता नहीं। नहीं, हम लोग अपने घर में ही ठीक हैं। देखो हुज़ैमा, तुम शामिर को भी समझाओ और बस कुछ दिनों की बात है। नहीं, शामिर जो कह रहे हैं वही ठीक है। ये कहकर उसने दूसरी साइड की बात सुने बगैर कॉल कट कर दी। वो लाइट ऑफ करके शामिर के बराबर लेट गई। शामिर थोड़ी देर कुछ सोचता रहा, फिर सबने दाएं तरफ मुड़कर देखा। उसे लगा वो रो रही है। उसने साइड लैंप रोशन किया तो हुज़ैमा ने रुख फेर लिया। शामिर ने नरमी से उसे अपनी तरफ मोड़ा तो रोने की वजह से उसकी आंखें सूजी हुई थीं। न जाने वो कब से रो रही थी। उसे गाड़ी में भी फील हुआ कि वो रो रही है, लेकिन इसे अपना वहम लगा। क्या हुआ, क्यों रो रही हो? शामिर ने फिक्रमंदी से पूछा। हुज़ैमा उठकर बैठ गया। आप पूछ रहे थे ना क्या हुआ? आप जानते हैं अगर आज वक्त पर पुलिस ना पहुंचती तो क्या होता? शामिर थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैं सोचा न जाने तुम्हें क्या हुआ। आपको ये बात मामूली लग रही। मेरे लिए ज़िंदगी और मौत का मसला है। मैं अपनी जान दे देता लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होने देता। मैं अपने से जुड़े रिश्तों का ख्याल रखना जानता हूँ। आपको कुछ हो जाता तो मैं ऐसी ज़िंदगी जीकर क्या करती? उसे रवानी में बोलते समझ ही नहीं आया कि वो क्या कह रही है। बात तभी समझ आई जब उसने शामिर को दिलचस्पी से अपनी तरफ देखते पाया। उसने ज़ुबान अपने दांतों तले दबा ली और नजरें झुका लीं। सिकंदर किसी फाइल में गुम था, तभी उसके सेल पर फारिस अफिंदी की कॉल आई थी। सिकंदर, कहाँ हो तुम? पापा, मैं ऑफिस में हूँ। खैरियत है? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
बेटा अभी शामिर की कॉल आई थी। वो ऑफिस से निकला तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे। उसने अपने किसी डीएसपी दोस्त को कॉल की तो वो वक्त पर उसके पास पहुंच गया। देखो तुम सिक्योरिटी के बगैर ऑफिस से नहीं निकलना। और ब्रेकिंग न्यूज़ भी चला दो कि शामिर पे किसी ने हमला करने की कोशिश की है। बाबा मैं पहले शामिर से बात कर लूँ। नहीं तो मुझसे बाद में बात करना। मैंने इससे बात की है लेकिन वो नहीं मान रहा। लेकिन इसकी सिक्योरिटी के लिए स्टेप लेना ज़रूरी हो गया है। ओके मैं भी करता हूँ। कुछ आप परेशान ना हो। शामिर हुज़ैमा के पास से उठकर पानी पीने के घर से किचन में आया तो इसी वक्त उसके मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया। शामिर ने खोला तो न्यूज़ कास्ट अपने प्रोफेशनल अंदाज में बता रही थी मुल्क के मशहूर मारूफ सहाफ़ी शामिर मलिक कातिलाना हमले में बाल बाल बच गए। वो इन दिनों एक बहुत अहम प्रोग्राम पर बहस करने पर कुछ नामवर लोगों के नाम सामने आने की वजह से उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। शामिर ने जल्दी से सिकंदर का नंबर मिलाया। सिकंदर यार क्या है ये? शामिर तुम मामले की संगीनी को नहीं समझ रहे। ये सब तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए है। यार जो रात कब्र में है वो बाहर नहीं हो सकती। तुम्हारी बात ठीक है लेकिन चलो अपनी तरफ से एक कोशिश सही। मोहब्बती लखानी मुश्तबा लखानी इस वक्त अपने फार्म हाउस पर टीवी स्क्रीन के आगे बैठा बेचैताब खा रहा था। स्क्रीन पर चलने वाली ब्रेकिंग न्यूज उसे और ताव दिला रही थी। वो अपने खास आदमी दिलावर के साथ मौजूद था। इस 2 टके के सहाफ़ी के बहुत बड़ निकल आए हैं। साहिब ये बहुत निडर और ज़हीन आदमी है। खतरा आने से पहले इसकी बू सूंघ लेता है। इसके बारे में कुछ और सोचना पड़ेगा। मुस्तफ़ा अली खानी के चेहरे पर इस वक्त बड़ी शातिर मुस्कुराहट थी। हज़ीमा ने आज अरशमान की खराब तबीयत के बायस ऑफिस से छुट्टी की थी। लेकिन जो वक्त गुजर रहा था अरशमान की तबीयत बिगड़ रही थी। हज़ीमा ने शामी के नंबर कॉल की वो उसे बता सकी लेकिन इसका मोबाइल पावर्ड ऑफ आ रहा था। सिकंदर के नंबर भी बिजी था। उज़ैमा ने ड्राइवर को कार निकालने के लिए बोला और अर्शमान को लेकर हॉस्पिटल के लिए निकल गई। हॉस्पिटल में अर्शमान का चेकअप करवाकर वापसी में घर से थोड़ा फासले पर एक मोटरसाइकिल रोड के एन दरमियान में पड़ा था और जो कोई भी था शायद जान की बाजी हार चुका। ड्राइवर देखने के लिए नीचे उतरा। जो ही वो इस शख्स के पास पहुंचे शख्स ने ड्राइवर के सर पर पिस्टल रख दिया। साथ ही 2 गाड़ियां आकर इनकी गाड़ी के साथ रुकी। हुज़ैमा ने बेबी कॉट में सोए अरशमान को देखा और उसका कॉट उठाकर सीट्स के दरमियान रख दी और उस पर अपनी चादर डाल दी। शुक्र था कि वो सो रहा था। तो आदमी ने हुज़ैमा की साइड का दरवाज़ा खोला और उसे घसीटते हुए अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गए। ड्राइवर के पास मौजूद आदमी बोला अपने साहब को जाकर बता दो अब कुछ भी करने से पहले सोच लेना कि तुम्हारी बीवी हमारे पास है। शामिर जो कि इस विक्टिम लड़की के साथ हर प्रोग्राम रिकॉर्ड करवा रहा था। शामिर और सिकंदर ने रात वाले वाक़े के बाद डिसाइड किया कि हर प्रोग्राम पर आयरस करने में इस लड़की की जान को खतरा है, इसलिए प्रोग्राम पहले रिकॉर्ड कर लिया जाए। शामिर ने प्रोग्राम के बाद मोबाइल देखा तो उस पर हुज़ैमा की 4 मिस्ड कॉल्स थीं। शामिर ने उसका नंबर डायल किया तो काफ़ी देर तक बेल जाने के बाद किसी ने कॉल कट कर दी थी। दोबारा डायल करने पर नंबर ऑफ जा रहा था। उसने घर में लैंडलाइन पर कॉल की तो उसे पता चला कि वह अरशमान को लेकर हॉस्पिटल गई हुई है। शामिर के रोंगटे खड़े हो गए। उसे लग रहा था कुछ गलत हो चुका है। तभी सिकंदर ऑफिस में एक शोर सा हुआ। शामिर बाहर आया तो उसका ड्राइवर अरशमान को उठाए मौजूद था। ड्राइवर की हालत देखकर शामिर ने जल्दी से उसे बच्चों को लिया और उसके भी कुछ बोलने से पहले वो उसे अपने ऑफिस में ले आया। सिकंदर भी उसके साथ ही वहां आया। ड्राइवर ने जो कुछ शामिर को बताया वो बहुत परेशान कन था। सिकंदर गुस्से में इधर उधर टहलने लगा। शामिर ने अपना मोबाइल निकाल कर डीएसपी मुस्तफ़ा चांडियों को कॉल की। उसे सारी सूरत हाल बताकर उसने फ़ोन रख दिया। फिर ड्राइवर की तरफ मुड़ा। वो लोग अरशमान को कैसे छोड़ गए हैं साहब? मैं जब गाड़ी में पहुंचा तो अरशमान बाबा सो रहे थे। उनका बेबी कॉट सीटों के दरमियान रखा हुआ था। उसमें बीबी जी की चादर पड़ी थी। शामिर का बस नहीं चल रहा था मैं लोगों तक पहुंच उनका वो हाल करे कि उनकी 7 नस्लें याद रखें। वो गहरी सोच में होंठ भींचे दोनों हाथों की मुठ्ठियां बंद किए बहुत मजबूती से बैठा था। तभी उसका फ़ोन पर कॉल आई। शामिर गाड़ी का पता चल गया है। जो ड्राइवर ने नंबर बताया। तुम कहो मुस्तफ़ा मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। मुस्तफ़ा ने अपनी लोकेशन भेजी। शामिर जाने के लिए उठा तो साथ ही सिकंदर भी चल दिया। शामिर ने ड्राइवर को हदायत दी कि वो बच्चे को घर ले जाए और घर में बताए कि हुज़ैमा ऑफिस में है। ड्राइवर ने इस बात में सर हिलाया और वो वहां से रवाना हो गए। साथ रोहिना को लेकर रात हो गया लेकिन वो और रोहिना दोनों ही अपनी अपनी जगह बेचैन थे। वो एक मसलूम को इंसाफ नहीं दिला सके। साथ को जब से शामिर पर हमले का पता चला था साथ और रोहिना दोनों एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। वो इस हकीकत को तस्लीम कर चुके थे अगर उन्हें इंसाफ की आवाज़ उठानी है तो फिर अपनी इज्जत आबरू सब कुछ दांव पर लगाना पड़ेगा जो कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रोहिना को एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिल गई थी। वो अब कुछ मसरूफ हो गई लेकिन आज 2-3 दिन से उसे कुछ अजीब लग रहा था। उसकी वजह थी सिकंदर अफनीदी जो 2 दिन पहले स्कूल के सालाना प्रोग्राम में मेहमानी खुसूसी के तौर पर शिरकत की थी। और रहीना को देख उसकी आंखों में जो चमक और शनस आई थी वो दंग रह गई। लेकिन कल वो जब स्कूल से वापसी आ रही थी स्टॉप पर गाड़ी का इंतजार कर रही थी तभी वहां सिकंदर की गाड़ी आकर रुकी और उसे लिफ्ट ऑफर की। लेकिन रोहिना के इनकार पर वो गाड़ी से नीचे उतर आया और उसके साथ आकर खड़ा हो गया। देखिए रोहिना मैं घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगा। मुझे आप पहली नजर में ही अच्छी लगी थी। मैं आपको अपनी जिंदगी में शामिल करना चाहता हूँ। मैं आपसे आपकी मर्जी नहीं पूछूंगा बल्कि मैं सिर्फ आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैं अपने पेरेंट्स को आपके घर भेज रहा हूँ। रोहिना ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला लेकिन उसने उसे कुछ भी कहने का मौका दिए बगैर वहां से चला गया। वो अपनी सोचों में इसका गर्क थी। उसे पता ही नहीं चला कि कब साथ उसके बराबर आकर बैठ गया और उसे गौर से देखता रहा। क्या हुआ? क्या सोचा जा रहा है? उसने जॉन के साथ की तरफ देखा और नफी में सर हिलाया। कोई बात तो है।
वो तफ्तीश करने वाले अंदाज में पूछ रहा था, मुझे क्या होगा, कुछ भी तो नहीं हुआ। उसने कंधे उचकाए, तुम कह रही हो, मान लेता हूँ। मुस्तफ़ा, शामिर और सिकंदर इस वक्त मुस्तफ़ा की गाड़ी में बैठे थे। गाड़ी एक वीरान जगह पर जाकर रुकी, उसके आसपास की सारी जगह खाली थी। यहाँ पर कुछ पुरानी गाड़ियों के हिस्से पड़े थे। दूर तक खाली मैदान नजर आ रहा था। एक तरफ कुछ कूड़ा किटकिट पड़ा हुआ था, वहां पर कुत्ते खड़े भौंक रहे थे, साथ कूड़ा एक साइड पर कर रहे थे। यहाँ तो कुछ भी नहीं, शामी ने कहा। वो लोग पलटने लगे, तभी अंधेरे में शामिर को कुछ चमकती चीज दिखाई दी। उसने उठाकर देखा तो वो हुजीमा का झुमका था, और वो पागलों की तरह उससे आवाजें देने लगा। वो भागते हुए चारों तरफ देख रहा था। थोड़ा सा आगे से उसका दुपट्टा पड़ा हुआ मिला। सिकंदर और मुस्तफा भी उसके साथ ही चल रहे थे। सिकंदर की आंखों में लग रहा था खून उतरा हुआ है। शामी थोड़ा सा आगे जाकर रुक गया। उसके लेफ्ट साइड पर जहाँ कूड़ा पड़ा था, उस साइड पर खून के निशान थे। उसने अपने पाँव के पास देखा और फिर बारी बारी सिकंदर और मुस्तफा को देखा। सिकंदर तो उल्टे कदम चलने लगा। उसकी आंखों के आगे हुजीमा का मासूम चेहरा आ रहा था। शामी ने दर्जीदा नजरों से सिकंदर को देखकर हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए तो उसे अपने सीने में सांस रुकता महसूस हुआ। शामी पर मुश्किल हुजैमा तक पहुंचा। उसकी दोनों कलाई पर कट्स लगे थे। उसने आगे बढ़कर उसे बाहों में उठा लिया, गाड़ी की तरफ भागा। इसकी रफ्तार बहुत तेज थी। सिकंदर और मुस्तफा जब गाड़ी के पास पहुंचे, वो गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। सिकंदर बैक सीट पर हुजैमा का सर अपनी गोद में रखकर बैठ गया। मुस्तफा ने फ्रंट सीट संभाली। शामी ने अपनी जिंदगी की रेस ड्राइविंग की और हॉस्पिटल पहुंचा। हुजैमा को स्ट्रेचर पर डालकर वो ऊंची आवाज में लोगों को आगे से हटने के लिए बोलते हुए स्ट्रेचर आगे बढ़ा रहा था। हुजैमा को जब आईसीयू में ले जाया गया तो शामिर के दोनों हाथ खून से रंगे हुए थे। उसने उन्हीं हाथों से मोबाइल निकाला। पहले कॉल अपने ड्राइवर को की। देखी रही बाबा, अम्मा, अरशान, अरशमा ने सकीना बी को अगले आधे घंटे में अपनी दी हाउस पहुंचो। उसके बाद उसने चैनल कॉल किया और ऑर्डर दिया कि इसका रिकॉर्ड किया गया प्रोग्राम अगले 1 घंटे में चलना चाहिए। कॉल बंद करके शामिर सिकंदर की तरफ बढ़ा और उसके पास आकर बैठा और उसके कंधे पर हाथ रखा। सिकंदर, वो ठीक हो जाएगी। वो सिकंदर से ज्यादा खुद को यकीन दिला रहा था। मुश्तबा लखानी बुरी तरह फंसा था। उसने अपने बंदों को हुक्म दिया था कि इसकी बीवी को इतना नुकसान पहुंचना चाहिए कि वो जिंदा रहे, लेकिन शामिर बंदे को सबक भी हासिल हो जाए। उसका ख्याल था कि इस सब के बाद वो इसके खिलाफ कुछ नहीं करेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि इसने ये अब कर उसके गुस्से को हवा दी थी। अब वो पुलिस मीडिया सब उसे छुपता फिर रहा था। उसके सारे ठिकानों पर पुलिस की रेड पड़ चुकी है। वो हर जगह से अभी तक बचकर निकल आया, लेकिन वो जानता था वो अब ज्यादा देर छुपकर नहीं रह सकेगा। आज नहीं तो कल वो पुलिस के हाथ चढ़ जाएगा और इस बार उसे कोई नहीं बचा सकेगा। हुजीमा को आज 2 दिन के बाद होश आया। सिकंदर को शामिर ने जबरदस्ती घर भेज दिया। फारिस अफीदी ने शामिर को बहुत कहा कि वो घर जाए, लेकिन वो नहीं माना। उसे इस लड़की के साथ की गई अपनी ज्यादतियां याद आ रही थी। वो चाहता था कि वो सिर्फ एक बार ठीक हो जाए। वो अपनी हर ज्यादती की तलाफी करेगा। उसे इन 2 सालों में पहली बार लगा कि वो हया को भूल गया है। उसने दिल को टटोला तो वहां पर रुसीमा अपना कब्जा जमा चुकी थी। वो जब से होश में आई थी, शामिर एक बार फिर उसके सामने नहीं गया था। वो हॉस्पिटल के उस रूम की हराहट पर दरवाजे की तरफ देखती थी कि शायद वो हो। वो इसके बारे में पूछना चाहती थी, लेकिन किससे पूछे। आज वो रात को घर चला गया। फारिस अफीदी हॉस्पिटल में उसके पास रुके थे। जब रात को सब चले गए तो फारिस अफीदी बेंच घसीट कर उसके बेड के पास लाए और उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोले, तुम मुझसे नाराज हो? वजीमा ने उनकी तरफ गौर से देखा, मुस्कुरा दी। अब नहीं हूँ। अब क्यों नहीं हूँ? क्योंकि आपका फैसला मेरे लिए बिल्कुल सही था। शामी बेहतरीन शौहर हैं, बहुत अच्छे इंसान, बहुत अच्छे बेटे और बहुत अच्छे बाप भी। इस शख्स के साथ रहते हुए मुझे एहसास हुआ कि आपने मेरे लिए क्यों उन्हें चुना। मैं शुरू से आपसे बहुत नाराज हुई थी कि आपने मेरे लिए एक बच्चे के बाप को पसंद किया। क्या मैं इतनी कहीं गुजरी थी बेटा? मैं चाहता था तुम एलिट सोसाइटी के किसी मर्द को पसंद करो। इससे पहले मैं तुम्हारी शादी किसी बहुत अच्छे शख्स से कर दूं। हमारी सोसाइटी में मर्द शादी तो करते हैं, लेकिन वो अपनी बीवियों से ज्यादा दूसरों की बीवियों के साथ वक्त गुजारते हैं। बेटा, मेरी एक ही बहन थी, शाशा फेंदी, बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी, लेकिन पता नहीं कब और कहाँ उसकी नजर हसन अहमद पर पड़ गई। इन दोनों की शादी बहुत धूमधाम से हुई, लेकिन शादी के दूसरे महीने ही वो वापस लौट आए। हसन एक शराबी था। उसने एक शादी अमेरिका में की हुई थी। उसके दिन सोने में और रातें रंगीन गलियों में गुजरती थी। उसने इस शख्स से बहुत मोहब्बत की, लेकिन उसकी बेवफाई को बर्दाश्त न कर सकी और मौत को गले लगा लिया। इसलिए मैं बहुत डरा हुआ था। मैं तो तुम्हें इंग्लैंड पढ़ने के लिए भी ना भेजता अगर सिकंदर मुझे मजबूर ना करता। फारिस अफीदी की आंखों में आंसू चमक रहे थे। तुम जानती हो शामिर इन 3 दिनों में एक पल भी तुम्हारे पास से नहीं हिला। उजीमा ने इस बात में सर हिलाया। वो जानती थी कि जब उसे होश आया उसके बाद भी वो यही कहीं थे। वो उसकी नजरों की तपिश महसूस कर सकती थी। वो जानती थी वो कहीं से उसे छुप कर देख रहा था। शामिर हॉस्पिटल से सीधा आफिंदी हाउस आए। शादी के बाद वो दूसरी बार आया था यहाँ। ज़ाहिरा आफिंदी और सिकंदर इसके आने पर बहुत खुश थे। सायरा फिंदी इसकी वजह कथा से बहुत मुतासिर हुई। जिस तरह उसे झुककर अपनी माँ से प्यार लिया, वैसे ही वो उनके आगे भी झुका था। उनके स्टेटस में बच्चे कहाँ ऐसे बड़ों से मिलते थे या एहतराम करते थे। खुद इनने फारिस अफीदी ने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश की। उनके दोनों बच्चे बहुत अच्छे थे, लेकिन शामी की बात ही कुछ और थी। उसने देखा वो अपनी मुलाजमा से भी सलाम दुआ की और उसकी बेटी के सर पर हाथ रखा। जब वो पहले उनके घर आया था तो उन्हें खासा मगरूर सा लगा। फारिस अफीदी इसकी बहुत तारीफें करते थे, लेकिन ज़ाहिरा हमेशा कहती थी ऐसा कुछ कर बहुत खास नहीं लगा वो जितना आप उससे मुतासिर हुई। उसे बहुत नींद आ रही थी। उसने खाने के लिए मना कर दिया, लेकिन कमरे में जाने से पहले उसने अरशमान को अपनी बाहों में लिया, उसे प्यार किया और बहुत एहतियात से उसे वापस जेबी कॉट में डालकर माँ से इजाजत लेकर सोने चला गया। वो कमरे में पहुंचा तो बहुत मुतमईन था। वो इन 3 दिनों के बारे में सोचने लगा। उसकी जिंदगी के मुश्किल तरीन दिन थे।
उसे हर पल बस ये खौफ रहा कि कहीं हज़ीमा को कुछ ना हो जाए। उसे इन दिनों में पता चला कि वो उसके लिए क्या अहमियत रखती है। वो जब से उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई थी, वो बदल गया था। पहले वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। उसने उसे शादी से फ़ारिस अफ़रीदी का दिल रखने के लिए की थी। फिर वो उसकी ज़िंदगी में शामिल हुई, उसके कहे बगैर उसको सिर्फ़ देख कर वो हर काम करने लगी, वो जो करता। सकीया बेगम का ख़्याल रखना, अर्शमंद का ख़्याल रखना, उसकी पसंद के कपड़े पहनना, सर पर दुपट्टा रखना, उसकी बेहतनाई के बावजूद उसका हर काम करना बगैर कोई शिकायत के। लेकिन वो इस बात से अनजान था कि वो उसके दिल की बसंत पर बहुत ऊँचे मकाम पर बैठी हुई है। वो आज हॉस्पिटल आया तो फारिस अफीदी उसे देखकर बोले थे, मैं अब चलता हूँ। वो उन्हें छोड़ने बाहर तक आया। वापस गया तो वो अभी तक आंखें मूंदे लेटी थी। वो जाग रही थी लेकिन सोती बन गई। शामी घर से इसके लिए लाया नाश्ता निकालने लगा। हुज़ैमा आंखें खोल दो, मैं जानता हूँ तुम जाग रही हो। हुज़ैमा ने झट से आंखें खोल दी। उसने उसकी तरफ एक मुस्कुराहट उछाली और उसके पास बेड पर अपनी लिए जगह बनाकर बैठ गया। हुज़ैमा उसे यकटक देख रही थी। क्या वह नजर लगाने का इरादा है क्या? हुज़ैमा ने नजर झुका ली। आपको कैसे पता चला मैं जाग रही हूँ? तुम्हारी पलकों की लर्जिश से, उसने उसकी पलकों पर फूंक मारते कहा। हुज़ैमा ने शर्मिंदगी से नजर झुका ली। चलो मैं तुम्हें अपने हाथों से नाश्ता करवाता हूँ। एक गिलास दूध के कप के साथ एक स्लाइस ब्रेड का लिया, बस इतना सा नाश्ता। वाइफ जी खाइए पिए ताकि आप जल्दी से ठीक हो, नहीं तो मेरा और हमारे बेटे का ख्याल कौन रखेगा? वो धीमे से मुस्कुराया। शामी ने झुककर उसकी पेशानी पर अपनी मोहब्बत की मेहर सब की। उसके हाथों को अपने हाथों में लेते हुए बोला, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं सारी जिंदगी खुद को ना माफ कर पाता कि मैंने तुम्हें अपने हाथों से खो दिया। आज इस वाक्य को पूरा 1 साल गुजर चुका है। उनकी जिंदगी अभी वैसी ही है। जिस सुबह दोनों साथ ऑफिस जाते और शाम को साथ वापस लौटते। शबाना बड़ा हो गया था। वो माँ और बाप दोनों से बहुत प्यार करता। ज़किया बेगम इन दोनों को खुश देखकर खुश थी। आज सिकंदर का निकाह था रोहिना के साथ। सिकंदर ने रोहिना के बारे में शामिर को बताया था और फिर उसने फारिस अफीदी से बात की। वो लोग अरशमान के साथ हॉल में पहुंचे तो सब लोग आ गए थे। निकाह के बाद सिकंदर को रोहिना के बराबर बिठाया गया तो शामी ने सिकंदर को खूब तंग किया। सब लोग बहुत खुश लग रहे थे और दूर खड़ी हुसीमा शामी को देखकर सोच रही थी, जिंदगी में कभी किसी की जरूरत ना बनो, क्योंकि जरूरत तो कोई भी पूरी कर सकता है। बनना है तो कमी बनो, क्योंकि कमी कोई भी पूरी नहीं कर सकता। उसकी नजर शामी पर जमी थी जो बहुत खुश लग रहा था। शामी ने हंसते हुए हुसीमा की तरफ देखा और इशारे से उसे अपने पास बुलवाया। वो भी मुस्कुराकर अपनी मैक्सी संभालती हुई उसकी तरफ चल दी। खत्म शुद। सो प्यारे प्यारे रीडर्स, यहाँ पर हमारे पास एक शॉर्ट क्यूट सा नावल इख्तिताम को पहुँचता है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सॉरी मैं स्टार्ट में बोलना भूल गई, मुझे अभी याद आया। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आपको 14 अगस्त मुबारक हो। सबको आज़ादी मुबारक। बाजों के साथ पीछे से आवाज़ें तो आ रही होंगी। और मेरे सब इंडियन फ्रेंड्स को, रीडर्स को कल के लिए इन एडवांस हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। सो मिलते हैं नेक्स्ट नॉवल के साथ। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।